हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। 52nd चैप्टर पे आ चुके हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब कुछ लोग ना इनको पता क्या बोलते हैं, कंट्रोलर हैं ये। अब देखो हिंदी में आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं भारत के। पर ये इनका एक्चुअल टर्म नहीं है, इनका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जैसे आईजी होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल, तो सबसे बड़े होते हैं, हाईएस्ट पोस्ट होती है। ऐसे ही अब ये क्या है, कुल मिला के भारत सरकार या सारे स्टेट्स की सरकार, जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, चाहे बैंक हो चाहे कोई और ऐसी कोई बॉडी हो जो खुद से चाहे कि सर कोई हमारा ऑडिट कर दे, या कोई हमारा ये बता दे कि हमने कितना कितना अच्छा काम किया, कितना खराब काम किया, कितना पैसा कहां लगाया है, ये पूरे देश के हर डिपार्टमेंट की सारी लेखा जोखा रिपोर्ट सब बना बनू के ये देते हैं पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट अब इस पर डिसीजन ले, पार्लियामेंट इस पर और अब चर्चा करे। पार्लियामेंट की फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बस रिपोर्ट जाती है, अभी आगे पढ़ेंगे उसको। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे पूरे साल में जितने हुए, हो सकता है ये इनकी आज रिपोर्ट आई हो, ये रिपोर्ट एक निकाल के दें 2016 के लिए, 2017 के लिए, पुराने किसी काम की पूरी इन्होंने सारी रिपोर्ट निकाली, सारी उसकी स्क्रूटनी कर दी, उसका डाइसेक्शन कर दिया रिपोर्ट उसका सारा, किसी भी स्कीम का। उसके बाद ये लिख के बता देंगे कि सर हमारी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे त्रुटि थी, यहाँ पे दिक्कतें आई, इन्हें और इसको इंप्रूव करना चाहिए था। ये इनका मेन रोल है, इसलिए ये बनाई गई है। बॉडी की स्थापना की कल्पना बहुत पहले ही कर ली गई थी। एक हमारे संविधान के शुरुआत में ही जब ये बोला गया था, 148 आर्टिकल में तो है ही है कि सीएजी एक तो होने चाहिए। ठीक है, यहां पे है कि भाई सीएजी सीएजी ऐसे ही हो जैसे यूपीएससी है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ये सारी संस्थाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर सकें और सुप्रीम कोर्ट की तरह ये निगरानी रखें कि कहां कहां कैसे कैसे खर्चा हो रहा है। हमारे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक होता है। जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरते हो, डैफ जब आप भरोगे, तो आपको पूछा जाएगा कि आपकी सर्विस की चॉइस क्या क्या है। अब जाहिर है सब लोगों की सर्विस चॉइस होगी, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआरटीएस, आईआरएमएस। ऐसे ही एक सर्विस और आती है, आईए एंड एएस। ये किसी ने सुनी होगी, किसी को तो पता होगा, या किसी के अगर मिलने वाले हो सकते हो वो इस सर्विस में जुड़े हुए हो। ये भी एक हमारी एक हमारी सेंट्रल सर्विस है और ग्रुप ए की सर्विस है। तो इस सर्विस के मुखिया होते हैं, सबसे बड़े हेड होते हैं सीएजी साहब, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब ये हैं हमारे, जो जितना हमारा जनता का पैसा है, पब्लिक पर्स है, जो हम जो टैक्स के रूप में देते हैं सरकार को या पार्लियामेंट को, स्टेट को, तो ये उसकी निगरानी करते हैं, उसको गार्ड करते हैं और ये बताते हैं कि हमारे देश में जितना फाइनेंशियल सिस्टम हो रहा है, चाहे सेंटर स्टेट अपने फेडरल लेवल पे हो रहा हो, सेंटर पे और स्टेट पे, दैट मीन्स इट्स अ फेडरल फीचर। तो ये कैसे जाए, कैसे पैसा बटे, क्या क्या किस किस को कितना मिले, और ये तो अब ये नहीं बता सकते, ये बताते हैं कि भैया मिल चुका इतना, मिलना नहीं था इतना, ज्यादा दे दिया आपने, या और ज्यादा देना था पर आपने दिया ही नहीं, आपने पैसे को डाइवर्ट कर दिया, कहीं और किसी स्कीम में लगा दिया। ये सारे काम करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि इनकी एक ड्यूटी निकल के आई है कि ही हैज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो जो लॉज बनाए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जहां जहां पे हमारे वित्तीय प्रशासन की बात होगी कि पैसा कैसे बट रहा। पैसा बहुत बड़ी चीज है, मैं तो पहले ही बता चुका हूं, जब हमने पहले चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा था, फाइनेंस कमीशन में भी, जब मैंने कहा था कि यार देखो पैसा सब कुछ सॉल्व कर देता है, 99% प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। अब पैसा इतनी बड़ी चीज है, क्या करें, क्योंकि हमारा देश का बजट इतना है, देश का इकोनॉमी इतनी बड़ी हो रही है, जीडीपी इतनी जा रही है, 4 ट्रिलियन के हम होने जा रहे हैं या हो ही चुके हैं। तो अब जरूरत है कि हम पैसे की जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को दें, एक ऐसे संस्थान को दें जिसके पास पूरी ऑटोनॉमी हो, स्वायत्ता हो, इंडिपेंडेंस हो। अंबेडकर जी ने भी ये बोला था कि सीएजी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस है, आप इसको इंडिपेंडेंटली फ्रीली काम करने दीजिए, ये आपकी पूरी रिपोर्ट निकाल के दे देगा, अगली बार आपसे गलती नहीं होगी। एक बार अगर आपसे गलती हुई, ये अगर सीएजी साहब उसको निकाल के देते हैं तो आपका काम आसान हो गया। ही इज द बुलवॉर्क। बुलवॉर्क ये ऐसे वर्ड हैं, ये सब आप इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड हैं। तो बुलवॉर्क का मतलब आपको बहुत देसी भाषा में समझाऊं तो होता है कि बहुत ही मतलब मजबूत पिलर है, बहुत ही जैसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। तो बुलवार्क और क्या क्या है पता है, क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है, अगर ये फ्रीली मेरिट के साथ अपनी अगर भर्तियां ना करे तो हमारे देश का जो ढांचा है, जो देश के एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्पाइन है, स्केलेटन है, आपके जैसे फ्यूचर ऑफिसर्स वो अच्छे नहीं होंगे, मेरिट पे नहीं आएंगे और ऐसे
इधर उधर के आ जाएंगे, अधूरी नॉलेज वाले आ जाएंगे, उन्हें नॉलेज नहीं होगी। अब क्यों कहता है यूपीएससी कि आपको इंडिया की हिस्ट्री पता होनी चाहिए? क्यों कहता है यूपीएससी कि आपको इंडिया की आर्ट एंड कल्चर पता होनी चाहिए? इसीलिए तो कहता है ताकि जब आप सर्विस में जाओ तो आप जहां भी पोस्टेड हो, जहां जिस भी जगह जा रहे हो, आपको ये पता हो कि इस रीजन की, इस स्टेट की, इस सिटी की, डिस्ट्रिक्ट की या इस डिपार्टमेंट की हिस्ट्री क्या है, इस डिपार्टमेंट का कहां से उत्थान हुआ है, क्या यहाँ के लोगों की मंशाएं क्या हैं, आशाएं क्या हैं, एस्पिरेशन क्या क्या है। इसलिए कहते हैं कि इंडिया से आपको वाकिफ होना पड़ेगा। अभी तो आप थ्योरेटिकली वाकिफ हो जाओ, बाकी प्रैक्टिकली आपको भारत दर्शन में वाकिफ करा देंगे वो पूरा। ये है। अब आपको लग रहा है कि अभी आपकी समस्या जो है बहुत ज्यादा परेशानी वाली है, भैया बहुत पढ़ना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, सब्जेक्ट है। मैंडेटरी है, जरूरी है। जिस सिस्टम को आपकी जरूरत है उस सिस्टम को पहले आपसे ये जरूरत है कि आप परिपक्व हो जाओ, आप वाकिफ हो जाओ कि चीजें क्या चल रही हैं देश में। तब हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप एडमिनिस्टर करोगे अच्छे से, फाइनेंशियली भी, एथिकली भी, मॉरली भी, लीगली भी, हर तरीके से। अब इसी की कल्पना करी गई, आगे और बताया गया क्या है। तो हमारे संविधान ने बोल दिया कि ऐसा है, सीएजी साहब राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट होंगे, राष्ट्रपति द्वारा। दैट मीन्स हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री, फर्स्ट सिटीजन आपको अपॉइंट कर रहा है। अब अगर हाईएस्ट पर्सन आपको अपॉइंट कर रहा है तो आपके पास ऑटोमेटिकली बहुत सारी प्रिविलेजेस, बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं। तो अब खैर जब भी ये अपॉइंट होंगे तो एक ही शपथ लेंगे, एक ही शपथ लेंगे। शपथ बहुत कुछ सिमिलर है जो हमने पहले के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस देखे अभी तक, उनमें जो शपथ होती है। कैसी? कि मैं संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्ची आस्था, सच्ची श्रद्धा सब रखूंगा। ठीक बात है। आई विल अपहोल्ड द सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, बिल्कुल रखनी है। फिर टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, जितनी मेरी कैपेसिटी है, बिल्कुल सच्ची श्रद्धा से, बिल्कुल सच्चे मन से मैं अपनी ड्यूटी, अपने नॉलेज के साथ, अपने जजमेंट के साथ अपनी ड्यूटी परफॉर्म करूंगा। और मैं बिना किसी फेवर के, फियर के, अफेक्शन के, किसी के हित को सोच के या किसी के बुराई को सोच के मैं काम नहीं करूंगा। ठीक बात है। एंड आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज दैट आर मेड बाय पार्लियामेंट। अब यही ऐसी सिमिलर लाइंस ऑफ ओथ होती है फॉर प्राइम मिनिस्टर। ठीक बात है। उसमें प्राइम मिनिस्टर में एक चीज और भी आती है कि मैं किसी से अपनी ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगा जो मुझे प्राइवेट रखनी थी, है ना, वो सब आता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो इनकी भी कुछ कुछ ऐसी ही आई हैं ओथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिस्पेक्टेबल आप ऑफिस में हो। बहुत बड़े ऑफिस को आपको ट्रस्टी बनाया गया कि इस ऑफिस, इस चेयर की आपकी जिम्मेदारी है। इस समय के जो हमारे सीएजी साहब हैं, इनका अपॉइंटमेंट करा रहे हैं राष्ट्रपति कोविंद जी, पूर्व राष्ट्रपति। ये सीएजी साहब का नाम आपको पता चल चुका होना चाहिए, मैं मानता हूं पता होगा, नहीं पता है तो प्लीज। फिर अब इनकी जब एक बार जब ये आ गए ऑफिस में, अब कब तक है ये ऑफिस में? तो ये ऑफिस में है या तो 6 साल रह लें या 65 की उम्र तक रह लें, जो पहले आ जाए बस। ठीक है। अब जब ये अगर 6 साल तक नहीं रहना है इनको, ये कह रहे हैं कि मैं तो नहीं रह रहा यहां पर, मैं रिजाइन कर रहा हूं, दैट मीन्स he can resign also at any time from his office by addressing the resignation letter to the president itself। क्योंकि जिन्होंने अपॉइंट किया है वही आपका रेजिग्नेशन लेंगे आपसे कि ठीक है अगर आपको नहीं रहना है। अब अगर जिन्होंने आपको अपॉइंट किया है वो आपसे नाराज हो या वो आपसे परेशान हो, जो भी हो, तो देन ऑल्सो ही कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्या है? ऑन सेम ग्राउंड्स एंड इन द सेम मैनर, उन्हीं वजहों से और उन्हीं तरीके के द्वारा जो होते हैं एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। ठीक बात आई कि जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के जज को जिन ग्राउंड्स पे और जिस तरीके से आप रिमूव करोगे, वही तरीके से आप इनको रिमूव करोगे। और उसी वजह से, वजह क्या देख लेते हैं? वजह है प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो जाए, कि कोई मिसबिहेवियर हो गया है, प्रूव हो गया है। फिर इसके बाद या ये इनकैपेसिटी, काम ही नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, ऐसी कोई त्रुटि हो गई है, ऐसी कोई दिक्कत हो गई है, कोई हानि हो गई है जिस वजह से अब ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे अपनी ड्यूटी। ठीक बात है। अब या फिर अगर ये तो इनके ग्राउंड तय हो गए, अब कैसे हटाया जाएगा? रेजोल्यूशन पास टू दैट इफेक्ट बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट आ रहा है कि दोनों हाउसेस एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पारित कर दें। आज वो मतलब हाउस रिजॉल्व ले लें, अपनी ये बात कह लें कि भैया हमें ये सीएजी साहब को हटाना है। कैसे हटाना है? हटाएंगे आप बाय स्पेशल मेजॉरिटी, दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी मींस पता है ना, दैट इज 2/3 ऑफ ऑल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, विच शुड बी ग्रेटर देन 50% ऑफ वॉट। 50% ऑफ वॉट क्या होना चाहिए? ठीक बात है, समझ में आ गई होगी अब तक तो। अब यहां तक आने के लिए भी
सुप्रीम कोर्ट जजेस के रिमूवल में एक पॉइंट है। पॉइंट ये था कि जब आप इस हाउस के पास वोटिंग के लिए ले आओ, उससे पहले आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी, हाई लेवल कमेटी, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज में। और वहां पे आपको ये बताना पड़ेगा कि वो कमेटी पहले तहकीकात कर ले कि हाँ प्रूव्ड मिसबिहेवियर है या इनकैपेसिटी है, जो भी ग्राउंड है इन दोनों में से। अगर दोनों वो ग्राउंड पता चल गए कमेटी को, तब जाके फिर हाउस वोट लेगा। दोनों हाउसेस, एक नहीं दोनों हाउसेस, लोकसभा भी राज्यसभा भी, दोनों हाउसेस वोट लेंगे और 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग उस दिन जितने भी हैं, प्लस इट शुड बी ग्रेटर देन 50% ऑफ वॉट, पता ना मुझे, ठीक है। तो रिमूवल बहुत टफ है। दिस मीन्स रिमूवल टफ कर दिया गया है एंड ऑटोमेटिकली दिस मीन्स कि ये रिमूव होना बहुत टफ है। आज तक कोई हमारे जज रिमूव नहीं हुए। एक के खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हुई थी पर वो फिर निरस्त हो गई थी। किसी जज के खिलाफ प्रोसीडिंग हमारी शुरू हुई थी रिमूवल के लिए? आंसर, ठीक है। अब हम आगे चले। हमने कहा क्या हुआ इनके साथ, फिर और क्या बताया गया है। संविधान ने इनको बोला कि अब आपका काम शुरू हो चुका है, ठीक है, अब आपके अपॉइंटमेंट हो गया है, आपकी अब भर्ती हो चुकी है, अब आप काम शुरू कीजिए। पर काम करूं तो तब जब मेरे पास इंडिपेंडेंस हो, क्योंकि काम बहुत बड़ा है। आपको लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ में परेशानी ज्यादा है, ठीक है, मैं मान रहा हूं, ठीक है, कि आपको बहुत सिलेबस पढ़ना पड़ रहा है। सो यस, आई एम सॉरी एंड यू आर फॉर्चुनेट टू लर्न दिस मच। बहुत अच्छी बात है कि आपको पढ़ना पड़ रहा है इतना, बहुतों को मौका भी नहीं मिलता इतना सारा जानने को। अब इनकी लाइफ सोचो, सीएजी साहब के ऑफिस की। आपके जैसे फ्यूचर ऑफिसर्स, जब आप सिलेक्ट होके जाओगे मसूरी में, ट्रेनिंग शुरू हुई आपकी, सारी 2800-2900 सर्विसें एक साथ हैं वहां पे, सबका 3 महीने का अपना अपना पूरा वहां पे एक बैच होता है। ये लोग सब रहते हैं वहां पे, आप जितने भी एक बार में सेलेक्ट होते हो, 700 800 900 लोग। अब आप वहां हो, आपने वहां जाके जान लिया अपने बैचमेट्स को कि हाँ अच्छा आप आईपीएस सर्विस में हैं, अच्छा आप आईएएस सर्विस में हैं, अच्छा हम आईआर हैं, सॉरी हम आईआरएस हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम अपने अपने अकेडमी चले जाएंगे 3 महीने बाद। आईएएस वाले मसूरी में रह जाएंगे। फिर हम लोग अपने अपने टाइम पे मिलेंगे, कोई कहीं फॉरेन सर्विस में है, कोई अपने कहीं अपने पुलिस सर्विस में है, कोई अहमदाबाद में है। तो क्या हो रहा है कि आपकी पोस्टिंग हो चुकी है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग, कहीं कोई सेंटर में है, कहीं कोई स्टेट्स में है, कहीं कोई इसमें बीएसएफ में है, सीआईएसएफ सीआरपीएफ में गया है। तो अब क्या हो रहा है, आगे चल के आप में से कोई ना कोई सीएजी ऑफिस तक पहुंचेगा, ठीक है। सीएजी ऑफिस में भी एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, अंडर सेक्रेटरी होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, कई सारे ऑफिसर्स होते हैं। तो अब आप देखोगे कि यार मेरा बैचमेट जो इस समय है प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन इन यूपी, मान लेते हैं यूपी स्टेट में, अब मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मैं सीएजी ऑफिस में काम करता हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसके डिपार्टमेंट का पहले तो सारी रिपोर्टें मंगवाऊंगा, फिर मुझे ये उस रिपोर्टों की ऑडिट करनी है बैठ के, फिर उन रिपोर्ट्स की ऑडिट करके मुझे अपने सीएजी साहब को भेजनी है, अपने बॉस को भेजनी है। तो मैं अपने दोस्त से, अपने बैचमेट से मैं बोलूंगा कि देखो कोई भी काम छूटना नहीं चाहिए, सारी फाइलें सारी डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे, सब पूरा पूरा डिपार्टमेंट का हर एक लेखा जोखा चाहिए, हर एक रिपोर्ट चाहिए, हर एक फाइल, हर एक आपने जो पॉलिसी अपनाई है, कितनी किताबें बटी हैं स्कूल में, कितनी मिड डे मील बटी है स्कूल में, कितना क्या क्या खर्चा किया है, सारी रिपोर्ट आएंगी, एक भी रिपोर्ट मिस नहीं हो जाए। वहां पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आपस में खलबली मच जाती है कि जब ऑडिट रिपोर्ट मंगाई जा रही है। अब जब समय आ चुका है डिजिटाइजेशन का, जब समय आ चुका है, सारे लैंड रिकॉर्ड्स हमारे डिजिटाइज हो गए, सारे हमारे जितने और जो प्रूफ होते हैं सब, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सब डिजिटाइज हो चुके हैं। फिर इनके साथ आपका जब डेटा जाता है, जब आप स्टेट में कार्य कर रहे हो और आपको पता है कि आपके किसी जूनियर ने जो एसएससी से रिक्रूट हुआ है, या जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जिसको रिक्रूट किया है वो आपका जूनियर है, आपको पता है कि आपका जूनियर ईमानदार नहीं है और ये ऐसा ऐसा वैसा काम करता है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, पर क्योंकि आप ईमानदार हो, आपने तो नहीं किया, आपने उस पर साइन भी नहीं किया, जब ये रिपोर्ट जा रही है और रिपोर्ट ऊपर जा रही है सीएजी साहब के पास, तब क्या होगा कि डिपार्टमेंट आपका माना जाएगा। फिर आप बताओगे कि यस मेरा डिपार्टमेंट है, मेरे डिपार्टमेंट में करप्शन हुआ है, मेरे डिपार्टमेंट में थी प्रॉब्लम्स, और आप समझो ये बात को, मैं साथ में मेमोरेंडम लिख के दे रहा हूँ, मैं साथ में पूरा आपको एक्शन टेकन रिपोर्ट लिख के दे रहा हूँ, मैं आपको एसीआर रिपोर्ट भी दे रहा हूँ। एसीआर होती है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, कि देखो मेरे डिपार्टमेंट में कैसे कैसे लोग हैं। अब क्या होगा कि ये रिपोर्ट आपके बैचमेट्स के पास जा रही, बैचमेट्स कहेगा कि पर रिपोर्ट तो आप ही की है मालिक, आपका डिपार्टमेंट है, मैं इस पर नहीं कुछ कर सकता, ये रिपोर्ट ऊपर जाएगी और ये रिपोर्ट ऊपर जाके चमकेगी, सीएजी साहब इस पे फिर रिपोर्ट बनाएंगे, दस्तखत करेंगे, रिपोर्ट जाएगी पार्लियामेंट, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाएगी रिपोर्ट, तब क्या करोगे? तो इन्होंने कहा देखो अब क्या क्या हो सकता है। फिर यही होगा कि आपका आपका कंडक्ट कैसा था स्टेट में जब आप पोस्टेड थे, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, आपको पता था कि ऐसा हो रहा है, तो आपने क्या एक्शन लिया। फिर आपके ऊपर एक 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 भैया एक तो प्रश्न चिन्ह लगेगा ही लगेगा, ठीक है, ये सब होता है। पर ये सब करने के लिए सीएजी साहब के ऑफिस को चाहिए इंडिपेंडेंस। अगर
इतना सीएजी साहब का ऑफिस इंडिपेंडेंट ना हो तो स्टेट का ऑफिसर डरे ही नहीं कभी, सरकार का ऑफिसर कोई भी डरे ही नहीं कभी भी कि अरे जब क्या कौन सीएजी, ठीक है होते रहेंगे। तो ये ना हो, इसलिए जरूरी है कि सीएजी साहब का ऑफिस जो है उसके पास स्वायत्ता हो, पावर हो, लॉ की पावर हो, साथ में उनके पास अथॉरिटी हो। अब ये कैसे आई है अथॉरिटी? हमने दी है इनको जब हमने इनका टेन्योर पहले तो सिक्योर किया। हमने कहा आपको भर्ती किया है राष्ट्रपति जी ने, यानी कि यूनियन सरकार ने, तो राष्ट्रपति जी ही आपको रिमूव करेंगे, ओनली इन द मैनर, ओनली इन अकॉर्डेंस ऑफ द ओनली इन अकॉर्डेंस एंड विद द प्रोसीजर जो संविधान में है। दूसरा इसका मतलब ये हुआ कि अगर संविधान के हिसाब से आप रिमूव किए जा रहे हो देन यू डोंट हैव द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वाला क्लॉज आपके ऊपर नहीं लग रहा है, क्योंकि आप राष्ट्रपति जी के प्लेजर पे काम नहीं कर रहे हो। गवर्नर साहब राष्ट्रपति जी के प्लेजर पे काम करते हैं स्टेट में, जब चाहे तब हटा दिए जाएंगे, पर यहां पे नहीं, यहां पे तो आपका कार्यकाल फिक्स है अनलेस यू आर रिमूव थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। जब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते से हटाया जा रहा हो तब तक तो आप रहोगे काम पे, इवन दो ही इज अपॉइंटेड बाय हिम बट ही डज नॉट होल्ड द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मेरा अपॉइंटमेंट है, मेरा कार्यकाल है, मेरा ऑफिस है, अब मैं हूं यहां पे, ठीक बात है। दूसरा, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस। अगर मैं फर्दर ऑफिस कहीं और सरकार में किसी और जगह मुझे अगर मिल जाए, मंत्री सॉरी मंत्री तो नहीं, कोई मुझे बड़ा ऑफिस मिल जाए, दैट मीन्स कि मैं सरकार की हिमायत करूंगा यहाँ पे। अगर मुझे दोबारा एलिजिबिलिटी का मौका रहे, कहीं सरकार में कहीं किसी भूमिका निभा लूँ, कहीं यूएन में जाके रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊँ इंडिया का, दैट मीन्स कि मैं अभी भी सरकार का सेवक हूँ। सीएजी साहब को अपॉइंटमेंट की दोबारा जरूरत नहीं है, नहीं, आप बहुत अच्छे पोस्ट पे हो, बहुत ही हायर पोस्ट पे हो, इसके बाद अब आप क्यों सरकार के पास जाना चाहोगे? अगर आप सरकार के पास जाना चाह रहे हो दैट मीन्स कि आपका मन में कुछ दूसरी बातें हैं कि आप क्यों नहीं जा रहे हो सरकार के पास, क्यों जा रहे हो सरकार के पास, ठीक है। या तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट के अंदर आप नहीं जा सकते हो आफ्टर यू सीज टू होल्ड द ऑफिस, ठीक बात, जब आपका ऑफिस कार्यकाल खत्म हो जाए। दूसरा, आपकी सैलरी और आपकी सारी सर्विस कंडीशन जितनी भी हैं ये डिटरमाइन तो होती है पार्लियामेंट से, ठीक बात है, एंड दे आर इक्वल टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। सैलरी जो है जज की, एक जज की सैलरी अभी कितनी है सुप्रीम कोर्ट के जज की, जरा आंसर मी दैट। और अभी चेंज हुई है 2018 में। अब इनकी सैलरी जब ये डिटरमाइन हुई है पार्लियामेंट के द्वारा, तब अगर मैं ऑफिस में आ गया सीएजी साहब में बन के, तब क्या होगा कि मेरी सैलरी, मेरे अलाउंस, मेरा जितना कंडीशन है, मेरा जो कोई भी अधिकार है, फिर वो कम नहीं किया सकता जब तक मैं रिमूव ना किया जाऊं। मैं एक बार आ गया ऑफिस में, अब मेरा काम है सरकार की गर्दन पकड़ना कि आपने ऐसा काम क्यों किया। अगर मैं सरकारी गर्दन पकड़ रहा हूं, तब अगर सरकार ऐसा कर दे कि अगर तुम हमारी गर्दन पकड़ोगे तो हम आपके ऑफिस की गर्दन पकड़ लेंगे, तब मैं काम नहीं कर पाऊंगा। दैट मीन्स कि मेरा ना तो सैलरी, ना मेरा कोई भी अधिकार इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस, पेंशन, एज ऑफ रिटायरमेंट, दीज कैन नॉट बी ऑल्टर्ड टू माई डिसएडवांटेज आफ्टर माई अपॉइंटमेंट। मैं अगर एक बार अपॉइंट हो गया तो मेरे डिसएडवांटेज के लिए फिर सैलरी ये सब कम नहीं किए जाएंगे। अब तो मैं आ गया हूं, मुझे रिमूव करके अगला सीएजी लाने से पहले आप चाहो तो अमेंडमेंट कर दो, कुछ भी करना हो तो कर लो, पर अभी मैं हूं दैट मीन्स मैं हूं। और यही मुझे पेंशन वेंशन जो भी मेरी आएगी वो फिर इस तरीके से आएगी जो पहले डिटरमाइन हो चुकी थी मेरे आने से पहले, बस, ठीक बात है, ओके फाइन। फिर इसके लिए क्या, और ऑफिस में जितने लोग होते हैं, क्योंकि सीएजी ऑफिस में खाली अकेले सीएजी नहीं काम कर सकते, सीएजी के पास पूरे दुनिया, पूरे देश की रिपोर्ट आती है, देश के हर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आती है। तब इनके जो ऑफिस में और जो लोग होते हैं जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में होते हैं, ये लोग, इनका भी सारा जितना डिपार्टमेंट का खर्चा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, सब कुछ है, ये आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीएजी कि कितने लोग चाहिए इनको, कितने इनका पर्सनल सिस्टम होना चाहिए, कितना ट्रेनिंग होनी चाहिए, कितनी इनकी ऑफिस का सारा खर्चा, सब कुछ टेन्योर वेन्योर, और ऑफिस का जितना खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द सीएजी इंक्लूडिंग सारी सैलरी, सारी अलाउंस, सारी पेंशन, सब कुछ, दे आर चार्ज अपॉन द सीएफआई, दैट इज हमारे देश का खजाना, हमारे देश के खजाने पे सीधे चार्ज हो जाती है। इसका मतलब है अगर देश के सीधे खजाने पे चार्ज हो रही है देन इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू वोट ऑफ पार्लियामेंट। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक बात है, या फिर यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स, ठीक बात है, जैसे इलेक्शन कमीशन, इसके चेयरमैन और मेंबर्स जो सीईसी हैं और बाकी ईसी हैं दोनों, तो इनका जितना ऑफिस का खर्चा होता है, जितना सारा सब फर्नीचर, जो भी सामान, जो भी गाड़ी, जो भी कहीं भी आना जाना, कहीं भी जाना है, दे आर ऑल चार्ज, ये सारे एक्सपेंसेस आर चार्ज टू द सीएफआई। अब सीएफआई पे जा रहे हैं, तब फिर भैया पार्लियामेंट उस पर वोट कर ही नहीं सकती, पार्लियामेंट उस पर चर्चा कर सकती है पर हाँ या ना नहीं बोल सकती कि हाँ इस महीने इनको पैसे देने के नहीं देने, ये नहीं सोच सकती पार्लियामेंट, देने तो पड़ेंगे, खर्चा है। अब ठीक है, इन सब को बोलते हैं, और इसमें हमारा सीएजी भी डाल लो, तो ये रहा। अब ये ऐसा हो गया।
हाँ हाँ, तो ये चारों ऐसे संस्थान हैं जो देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एक हमारे जैसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। इनके ऊपर देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है हमारी सरकार का वो टिका हुआ है इन सब के ऊपर। ओके फाइन, अब क्या है और आगे बताओ। चले गए, शुरू कर दिया हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अब ऐसा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस पार्लियामेंट्री दोनों तरीके से इनको बोला गया है कि हम आपको दे रहे हैं पावर। अच्छा, क्या है पावर्स में? पावर्स में बहुत कुछ है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हो चाहे पार्लियामेंट्री हो। दोनों दोनों तरीके से ये बोला गया है कि सीएजी ऑफिस के पास काफी सारी पावर्स हैं, काफी सारे फंक्शंस हैं, काफी सारा इनको रोल निभाने हैं। क्या क्या एक करके शुरू करते हैं। तो 149 बोलता है, जो संविधान में ही पहला पहला, कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है टू प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द सीएजी। के पार्लियामेंट चाहे तो इनको जो जो पावर देनी है वो दे दे। क्यों क्यों? इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स एंड ऑफ एनी अदर अथॉरिटी और बॉडी। किसी भी देश का जो अकाउंट है उसको अगर उन्हें पढ़ना लिखना हो, उसका लेखा जोखा निकालना हो, जो किसी स्टेट का अकाउंट हो, 2800 स्टेट इतने सारे हैं, कई सारी लेजिस्लेटिव असेंबलियां भी हैं, ऐसी 3 यूटीज भी हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो इन सब के अकाउंटों की भी चर्चा करेंगे ये। और ऐसी कोई और अथॉरिटी, कोई और बॉडी, मान लो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल, या मान लो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, मान लो भारत इलेक्ट्रिकल हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो ये सारी कंपनियां क्या हैं? ये सारी सरकारी कंपनियां हैं। अब इनका भी अगर ऑडिट करवाना हो ये करवा सकते हैं, कर सकते हैं। इसी के सिलसिले में सीएजीज ड्यूटी पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 आया। 71 एक्ट, तब का 71 एक्ट, जब कितना इंपॉर्टेंट ईयर चल रहा था। एक तरफ सैम बहादुर जी लड़ रहे थे देश को बचाने के लिए और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो रहे थे, एक तरफ ये एक्ट आता है। इस एक्ट में 5 साल बाद चेंजेस आ जाते हैं। 5 साल बाद सरकार ने बोला कि हम आपके सेपरेट कर रहे हैं अकाउंट्स फ्रॉम ऑडिट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि ऐसे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा थोड़ा आप ऑडिट इस पे मत करना और इस पे कर लेना। ऐसा कुछ चेंजेस किए इन्होंने, ठीक है। ये सब तब होगा जब सीएजी साहब से कंसल्टेशन हो चुकी होगी। ऐसे ठीक बात है, चलो आगे चलो। फिर हम आगे गए, और कुछ है क्या? हाँ है, ऑडिट्स सीएजी साहब का क्या क्या है। ऑडिट्स द अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द सीएफआई, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, सारे स्टेट्स, एंड द फंड ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली। जहां जहां पे विधानसभाएं हैं, मतलब जहां जहां पे लोकतंत्र है, मिला के जहां जहां पे वोट देके लोग अपना चुनाव करते हैं, अपने किसी ना किसी लेवल पे प्रतिनिधि का, चाहे वो देश का संचित राजकोष हो, चाहे स्टेट्स का संचित राजकोष हो, चाहे ऐसी यूटीज का जिनके पास विधानसभा है, उन सब का वो अकाउंटों का छानबीन करेंगे। ठीक बात है। सीएजी ऑल्सो ऑडिट्स ऑल एक्सपेंडिचर्स, इसको हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन लिखना आसान है, ज़्यादा जरूरी भी है। ट्रांजैक्शन माने क्या? कि पैसा, इसमें तो खाली एक्सपेंडिचर की बात कर रहा था मैं, पर मैंने कहा नहीं, पैसा आता भी तो है सरकार के पास, उसका भी ऑडिट होता है। तो ऑल ट्रांजैक्शन फ्रॉम द सीएफआई एंड द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जो दोनों हमारे सबसे बड़े अकाउंट है देश के, जिसमें लाखों करोड़ों पैसे हैं, बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो इनका सबका ऑडिट, एज वेल एज द, ये जो हमारा रेनबो, जैसे जैसे हम कहते हैं रेनी डे फंड, जो हमारा कंटिजेंसी फंड होता है, इसको हम बोलते हैं कि ये है रेनी डे फंड। किसी दिन अगर बारिश हो जाए, कोई ज़्यादा हमें कुछ जैसे कहते हैं ना, हर किसी को अपने पास एक अकाउंट में कुछ पैसे रखने चाहिए जो वो कभी ना निकाले, कभी ज़रूरत पड़े तब निकाले, है ना, वो वाले पैसे। तो हम उसको बोलते हैं कि हमारा कंटिजेंसी फंड है। जब हमारी कोई कंटिजेंसी आ गई, कोई हमारी ऐसी इमरजेंसी आ गई, कोई हमारा ऐसा समय आ गया जो हमने कल्पना नहीं करी थी, पर उसके लिए हमने आज के दिन के पैसे बचा के रखे थे कि जब कभी ऐसा कुछ हो जाए तो हम उसे रेनी डे वाले दिन छाता निकाल लें। तो ये वो होता है कंटिजेंसी फंड, माने रेनी डे फंड कुल मिला के। अगर इस फंड से कोई पैसा निकला है किसी भी स्टेट से, एंड द पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट। ओके फाइन, ठीक है। अब इसके बाद ऑडिट्स ऑल द ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स एंड बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स, अदर सब्सिडरी अकाउंट्स केप्ट बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, उनका भी करेंगे ऑडिट, बिल्कुल करेंगे। जो किसी भी इसका सेंटर का, स्टेट का, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग, कहीं कोई अगर अकाउंट है, कोई ट्रेडिंग अकाउंट है, तो कोई और प्रॉफिट लॉस कहीं बैलेंस शीट बची हुई है तो उसका भी निकालो, लाओ, वो भी लाओ। फिर audits the receipts and expenditure of all bodies and authorities substantially financed from central और state revenues। कोई ऐसी संस्थान, कोई ऐसी जैसे कहते हैं कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड होती है फ्रॉम द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे मान लेते हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड,
अगर किसी को पता हो, इस्पात निगम लिमिटेड का नाम पहले कुछ और हुआ करता था, वी से शुरू होता है। तो अब ये क्या है, ये इस्पात निगम है, ये एक पब्लिक अंडरटेकिंग है, भारत सरकार का उद्यम है, उपक्रम है ये। तो अब इसको भी सरकार ही अपनी करती, फाइनेंस करती है, सरकार ही सब्सटेंशियली उसमें पैसा लगाती है ताकि वो पैसा कमाए और पैसा कमा के सरकार को दे, ये काम करे। साथ ही रोल ये भी होता है कि पब्लिक हित में वो इस्पात का निर्यात भी करे, आयात भी करे, निर्यात का सॉरी इस्पात का प्रोडक्शन करे। ठीक बात है। नाउ सीएजी ऑल्सो audits the accounts of all bodies and authorities receiving grants and loans from the central and state governments for specific purpose। कोई अगर ऐसी अथॉरिटी है, मान लेते हैं पंचायती राज, चलो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे चले जाते हैं, क्योंकि पंचायती राज तो इंस्टीट्यूशन ऐसे ही होते हैं जो जिंदा ही होते हैं चंदे पे, हमने पढ़ा था ग्रांट फॉर एड। तो अगर इनको अगर पैसा जा रहा है केंद्र सरकार से या स्टेट सरकार से, तो सीएजी साहब इनको बुलाएंगे, आओ इधर आओ, अपना वो लेके आओ सारा पूरा बही खाता, लाओ खोलें, कितना पैसा लगाए हो, कितने ट्यूबवेल लगाए हो, कितना तुमने ये सारे खुदवाए हैं कि नहीं, नाली सड़कें, लाओ देखें क्या किए हो। अब they also audit all receipts of the center and states and ensure that the rules and procedures जो इसमें फॉलो हुए होंगे in this regard are designed to secure an effective check on the assessment, collection and proper allocation of revenue। के पैसा कमाने का भी तो जरिया होता है टैक्स कलेक्शन। तो टैक्स कलेक्शन जो भी है सेंटर का, स्टेट का, ऑल रिसीट्स जो आई हैं, ये सारा इंश्योर करते हैं कि सारे रूल प्रोसीजर सब कुछ फॉलो हुए हैं इस रिगार्ड में, इस चीज़ के बाबत कि आपको अगर टैक्स कलेक्ट करना था तो ऐसा नहीं हो कि बिना रसीद दिए टैक्स कलेक्ट करके चले गए, नहीं, रसीद पहले दी कि नहीं दी उन्हें, और रसीद देने के बाद आपने जो पैसा कलेक्ट किया है और जितनी रसीदें कटी हैं उसमें मैच है कि नहीं, वो बराबर है कि नहीं, वो सारी बातें चेक करेंगे, करते हैं। असेसमेंट, कलेक्शन एंड प्रॉपर टैक्स रेवेन्यू एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू, कि ये पैसा अगर आया है तो सेंटर ने अगर कलेक्ट किया है और सेंटर ने बोला था पैसा मुझे चाहिए, सारे स्टेट सब कुछ कलेक्ट करो पैसा लोगों से और मुझे इसमें से इतना हिस्सेदारी दे देना, ठीक है, तो ये फिर उसकी तहकीकात करेंगे क्या ये पैसा बाद में सेंटर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो सब चीज़ें। अब और आगे भी हैं, फिर सीएजी ऑडिट द अकाउंट ऑफ ऑल स्टोर्स एंड स्टॉक केप्ट इन ऑल ऑफिसेज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, के जहां जहां पर कई सारे सरकारों के बहुत सारे स्टोर होते हैं, परचेज ऑर्डर निकलते हैं, जैसे आपको अब अभी जो सीएसआईआर का जो नोटिफिकेशन आया था एसओ और एएसओ के लिए, तो उसमें क्या है, उसमें आपको जो तीन टाइप के सेक्शन ऑफिसर बनाने के लिए बोला जा रहा है। एसओ कौन से, एक तो होंगे जनरल, ठीक है, दूसरे होंगे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, तीसरे होंगे स्टोर्स एंड परचेज। क्योंकि सीएसआईआर जैसी संस्थान, बहुत सारे संस्थान बहुत बड़ा बड़ा अपना स्टोर, अपना स्टॉक, सब कुछ स्टॉक पाइल रखते हैं, बहुत कुछ रखते हैं, उसकी ऑडिटिंग होती रहती है, उसका सारा लेखा जोखा रहता है भाई, इन्वेंट्री लिस्ट बनती है कि कितना सामान आया था, कितना सामान गया है, कौन से वेंडर से हमने ये सामान लिया है, कौन से वेंडर को पेमेंट हो चुका है कि नहीं हो चुका है, ये सारी चीज़ें, ये सब स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट करता है। कैसे करता है, पहले पीओ रेज करता है, परचेज ऑर्डर रेज किया जाता है कि हमें सामान खरीदना है फलाने वेंडर से, या हमें सामान की डिलीवरी लेनी है फलाने वेंडर से, तो वो सामान आ रहा है कि नहीं, वो सामान की पर्ची कटी है कि नहीं, सामान का पेमेंट हुआ है कि नहीं, पेमेंट कटने के बाद वो अपनी रसीद लेके गया है कि नहीं, ये सारी बात है, ये सब स्टोर एंड परचेज, तो ये सेक्शन ऑफिसर का काम होता है, और आपको सीएसआईआर के फॉर्म में अभी आपको दिखेगा भी ये पोस्टिंग, ठीक है। ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ ऑल गवर्नमेंट कंपनीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कौन सी ऑफ द कंपनीज एक्ट। जो भारत सरकार की कई सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारी कंपनी, मान लो भारत सरकार की सरकारी कंपनियां वही सब होती हैं जो काम करती हैं, तो उनका भी ऑडिट होना होता है, ये कंपनी अच्छा काम कर रही है कि नहीं, पता तो चले, इनमें इन्वेस्टमेंट लगाएं कि नहीं लगाएं, और तब तो पता चलेगा, अगर ग्रोथ कर रही होंगी तो इन पर पैसा लगाएंगे, नहीं कर रही होंगी तो क्यों लगाएंगे, तो उनका पहले ऑडिट हो। ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ ऑल कॉर्पोरेशंस हु स्टैट्यूट प्रोवाइड्स फॉर ऑडिट बाय हिम, के अगर कोई सरकारी कॉर्पोरेशन है, इंडियन ऑयल तो महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, अब क्या होगा कि इंडियन ऑयल के एक्ट में लिखा होगा, एक्ट में ही, जिस एक्ट के द्वारा इंडियन ऑयल बनाई गई है, इंडियन ऑयल एक्ट, तो इसके एक्ट में लिखा होगा कि हमारा ऑडिट होगा फ्रॉम सीएजी, ये हमारा ऑडिट होगा फ्रॉम सम एक्सटर्नल ऑडिटर, कोई प्राइवेट प्रोफेशनल कोई ऑडिटर, जैसे बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, केपीएमजी हो गई, या डेलॉयट हो गई, या अर्नस्ट एंड यंग हो गई, ईवाई, या और भी बहुत सारी हैं, तो ये कंपनियां करती हैं, ऑडिट करती हैं, मैकेंजे, ये सारी कंपनियां ऑडिट करती हैं कई सारी प्राइवेट कंपनियों का, सरकारी कंपनियों का, सरकार का ही, तो सरकार पहले इनको चुनती है सीएजी साहब से परमिशन लेके, सीएजी साहब से बात करके कि हम इस ऑडिटर कंपनी से बात करना चाह रहे हैं फॉर आवर ऑडिट,
करा लें, सही लोग हैं, रेपुटेशन है इनकी कि नहीं है। तब ऐसे हो सकता है कि किसी किसी भी किसी अपने कॉर्पोरेशन के किसी एक्ट में लिखा हो कि हमारा ऑडिट सीएजी साहब नहीं करेंगे, कोई प्राइवेट कंपनी करेगी। ठीक है, बाद में इन प्राइवेट कंपनी की रिपोर्ट ऑडिट वाली चली जाएगी सीएजी साहब को, सीएजी साहब को देखनी हो तो देख लें बाद में। ठीक है, एंड सीएजी ऑल्सो ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ एनी अदर बॉडी और अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर। अब गवर्नर साहब ने बोल दिया कि साहब मेरे स्टेट में मुझे लग रहा है कि एक जगह में बहुत ज्यादा पैसा फूका जा रहा है और कुछ मिल नहीं रहा है उससे, तो एक बार जरा इसकी जरा पढ़ाई करो, जरा देखो क्या हो रहा है इसमें, वो सब। फॉर एग्जाम्पल द ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज, सीजी साहब का ये अभी आर्टिकल भी आया था, ये आया था शायद 9 जनवरी को, ये 9 नवंबर को आया था ये। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि लोकल बॉडीज का ऑडिट एक बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना फोकल पॉइंट है हमारे देश का, अगर हम 5 ट्रिलियन बनना चाह रहे हैं तो इनका ऑडिट होना बहुत जरूरी है। ग्राउंड लेवल पे चीजें जा रही है कि नहीं जा रही है, वो सब बातें। नाउ आर्टिकल 150 अगला वाला ये कहता है कि सीएजी साहब एडवाइस करेंगे राष्ट्रपति को यानी कि सरकार को with regard to prescription of the form in which the audit accounts of the center and the state shall be kept, के स्टेट के, राज्यों के और सेंटर के जितने अकाउंट्स हैं उनको आपको कैसे रखना है, प्लस किधर लिखना है, माइनस किधर लिखना है, टोटल किधर लिखना है, वो सारी बातें तो सीएजी साहब एडवाइस करेंगे राष्ट्रपति जी। ओके फाइन, आगे बताओ। फिर हम गए आगे 151 में। 151 कहता है कि राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट सबमिट होगी, ही विल सबमिट हिज ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर टू द प्रेसिडेंट। ठीक बात है, वो राष्ट्रपति जी उसको प्लेस करेंगे पार्लियामेंट में, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, उसमें जाएगी वो रिपोर्ट। 151 में यही बात होगी स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, सेम बात कि ये अपना सारी रिपोर्ट बना के स्टेट की देंगे, स्टेट के गवर्नर को, राज्यपाल को। अब स्टेट की अगर सीएम को दे दिया रिपोर्ट जाके, सीएम तो कहेंगे हाँ ठीक है दे दी, थैंक यू वेरी मच, लेके रख ली अपने पास। तो अब सीएम साहब क्यों डालेंगे वो रिपोर्ट अपने अपने अपनी विधानसभा में, नहीं डालेंगे। तो स्टेट के जो राज्यपाल होंगे उनको जाएगी रिपोर्ट कि राज्यपाल जी ये आ गई रिपोर्ट आपके स्टेट की, अब भेज दो इसको पार्लियामेंट अपने इसमें स्टेट की विधानसभा में। स्टेट की विधानसभा सवाल पूछेगी इनसे, सीएम से, कि क्या किया ये, इतना खर्चा कर दिए। तो फिर हम आगे गए 279, ही असरटेन्स एंड सर्टिफाइज, ये तय करते हैं और उस पर मोहर लगाते हैं कि कितना हमने नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स कलेक्ट किया है, बस नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटी जो भी है। तो ये एसरटेन करते हैं। पहली बात तो एसरटेन करना होता है फाइंडिंग आउट, पता करना, टोटल निकाल रखना, और सर्टिफाइड मतलब होता है सर्टिफाई करना अपने अपने सिग्नेचर के साथ। बता दिया इन्होंने कि भाई मैंने सिग्नेचर डाल दिया है, दिस मीन्स कि अगर 100 रुपए मुझे कलेक्ट करने थे, ठीक है 100 रुपए चाहिए थे मुझे जनता से, जो भी मान लेते हैं हाइपोथेटिकली 100 रुपए चाहिए थे, पर 100 रुपए कलेक्ट करने के लिए मैंने 20 रुपए खर्चा कर दिया है, जा जाके लोगों के घर जा जाके 20 रुपए मेरा टोटल लॉस हो गया है 100 रुपए कमाने के चक्कर में। दैट मीन्स मेरा नेट प्रोसीड हो गया 80, मेरा नेट प्रोसीड 80 है ऑफ द टैक्स जो मुझे लेना था। तो ये आखिरी में तय कर देते हैं कितना आपका टैक्स आपका बना, खर्चा भी तो करा आपने टैक्स उठाने में, टैक्स कलेक्ट करने में, वो उसको माइनस कर दो आप। तो इनका सर्टिफिकेट लास्ट में फाइनल होता है। नेट प्रोसीड का मतलब होता है द प्रोसीड्स ऑफ अ टैक्स और अ ड्यूटी माइनस द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। ठीक बात है। नाउ इसके बाद ही एक्ट एज गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की एक बड़ी कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बहुत बड़ी कमेटी होती है। वो क्या करती है, वो पूरी सरकार का, पार्लियामेंट का, यूनियन का उठा उठा के चैप्टर पढ़ती है कि लाओ तुमने क्या किया था, जनवरी के महीने में क्या किया, फरवरी में क्या किया, मार्च में क्या किया, तुम बजट लेके आए थे, बजट में तुमने ये मांगा था, इसके बाद तुमने इतना खर्चा किया, लाओ देखें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कैसे करती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एमपीज होते हैं कई सारे, लोकसभा से, राज्यसभा से, अपोजिशन के लीडर्स भी होते हैं उसमें। तो वो लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं पूरे सरकार के सारे खर्चे पे, सारे इनके स्कीमों पे कि क्या क्या किए हो। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास भी रिपोर्ट जाती है सीएजी साहब की कि देख लो साहब इतना इतना खर्चा हुआ है, अब आगे बताओ। तो उस समय ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को सीएजी साहब बताते हैं कि साहब हमारा ऐसा ऐसा इन्होंने यहाँ यहाँ पैसा लगाया है और मेरे हिसाब से या मेरे मत से इनको पैसा नहीं लगाना चाहिए था। तब ये एक गाइड बनते हैं, एक फ्रेंड बनते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए, क्योंकि एमपीज हैं, उन्हें ज्यादा 3-5 नहीं समझ में आएगी। वो कहेंगे इतने बड़े बड़े नंबर जा रहे हैं, हमें टोटल बताओ, लास्ट में बताओ क्या हुआ, अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है। तो वो कहेंगे कि देखिए खर्चा करना था 19, खर्चा किया गया है 21, अब इस पर आप बात कर लो क्या करनी है। अब इसके बाद ही कंपाइल्स एंड मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, सारी की सारी। 76 में जो अमेंडमेंट आया था उसमें जो सीएजी डीपीसी पहले एक्ट हमने देखा था 71 में जो आ रखा है एक्ट, उस सीएजी डीपीसी एक्ट में सेक्शन 10
सेक्शन 11 ये चेंज करे गए थे। इसके अलावा एक सेक्शन और था, वो भी चेंज किया गया था। तो उसमें बोल दिया गया था कि आपके पास अभी जिम्मेदारी नहीं है, यू आर रिलीव्ड फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू द कंपाइलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ऑडिट। कि ठीक है, अब आपका थोड़े थोड़े अकाउंट्स हम आपसे ले रहे हैं, आप इस पर मत सोचना, ये अकाउंट्स हम ही कर लेंगे, हम सही है, आप इस पर मत बात करना, ये बोल दिया गया था 76 में। ओके ठीक है, फिर आगे सीएजी साहब के पास और भी पावर आई। क्या क्या? इनका जो ऑडिट होता है, ऑडिट ड्यूटी होती है, तो क्या क्या है? टू इंस्पेक्ट एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट विच इज सब्जेक्ट टू माई ऑडिट। अगर मैं ऑडिट कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं उस जगह जाऊंगा भी जब अगर मेरा मन करा तो। अगर मुझे लग रहा है कि यार पैसा आया था 500 करोड़ और ये मुझे सारी रिपोर्टें दे रहे हैं 100 करोड़ की, कि 100 करोड़ लगा दिया हमने, और मुझे पता है कि मेरे सामने बजट हुआ था, मैं सुन भी रहा था अपने घर पे टीवी पे, और मुझे मीडिया में पता चल रहा था, अखबार में पढ़ा मैंने कि 500 करोड़ एलोकेट हुआ है और 500 करोड़ खर्च हुआ है, तो ये मुझे 100 करोड़ की रसीदें क्यों दे रहे हैं? ये कहाँ गया बाकी पैसा? 400 करोड़ कहाँ गया? तब ऐसे में क्या होगा, ये चले जाएंगे ऑफिस में, सीधे उस जिले में चले गए या उस अपने कैपिटल में चले गए, कहीं भी चले गए स्टेट की कैपिटल में, कि जरा दिखाना जरा मुझे फाइलें सारी, तो ये देख सकते हैं। नाउ ही कैन एग्जामिन ऑल ट्रांजैक्शंस एंड क्वेश्चन द पर्सन इन चार्ज ऑफ द ऑफिस और डिपार्टमेंट। के कहाँ भैया, कहाँ इतना पैसा दबा लिए हो, खर्चा नहीं करोगे क्या? सरकार का पैसा है, तुम्हारा पैसा है क्या? लगाओ पैसा, इसको क्यों नहीं खर्च कर रहे हो उसको? फिर टू कॉल फॉर एनी रिकॉर्ड्स, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनी ऑडिटर अपनी एंटिटी। किसी का ऑडिट कर रहे हैं ये, उस ऑडिट जो एंटिटी जिसका ऑडिट हो रहा है, एंटिटी माने कोई भी चीज, कोई व्यक्ति या कोई संस्थान या कोई डिपार्टमेंट या कोई कुछ भी एजेंसी, तो ये उसका ऑडिट कर रहे हैं। उनसे कह रहे हैं मैं ऑडिट तब करूंगा जब मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, सारे रिकॉर्ड निकालो अपने, सारे पेपर लाओ, सारे दस्तावेज लाओ, सब कुछ लाओ, एंड आई विल डिसाइड द एक्सटेंट एंड मैनर ऑफ माई ऑडिट। मैं बताऊंगा मैं कितना ऑडिट करूंगा, कि मैं क्या जनवरी से लेकर मार्च तक ही करूँ, मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक करूंगा पूरा, ये मेरा उसूल है, मैं सीएजी हूँ, मेरी ये बनती है ये बात कि मैं करूँ कि ना करूँ। ये सारे इनके रोल से तय हो रहा है कि भाई हमारे यहाँ जो है एक चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम लग रहा है। सरकार के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर फ्री हैंड नहीं है कि जाओ जाके पैसा दे दिए, पार्लियामेंट ने निकाल के दे दिया पैसा सीएफआई में से, कर दो खर्चा। ऐसा नहीं होगा, बाद में ये पूछेंगे कि इतना कर दोगे, इतना पैसा लगा दोगे, अभी इतना नहीं लगाना था। ठीक बात है, कहीं कहीं ये नहीं बोल सकते, वो आगे देखते हैं कहाँ नहीं बोल पाते हैं। तो सीजी साहब का जो रोल है, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके फाइन, इससे क्या हुआ? देन अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, दैट इज द सीओएम, जो हमने बोला था, टू द पार्लियामेंट इन द स्फीयर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज सिक्योर्ड थ्रू ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द सीएजी। तो बताया मैंने आपको कि ऐसा थोड़ी सरकार के पास अंधा चाबी है, मतलब तिजोरी का दरवाजा खुला छोड़ कर चले गए पार्लियामेंट, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट ने आपको तिजोरी में से पैसा निकाल के दिया है, इस पैसे को आप खर्चा करो देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, और आपने इस पैसे का कितना यूज किया है, मिसयूज किया है, अब्यूज किया है इस पैसे का, वो सारी रिपोर्ट इसमें आ जाएगी सीएजी साहब के पास। ये रिपोर्ट ये जाएगी पार्लियामेंट में वापस, पार्लियामेंट इसको बाद में देखेगा कि इतना दिए थे, कब लगाओगे इस पैसे को, कब कब खर्चा करोगे, वो सब बात है। फिर ही इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द पार्लियामेंट, नॉट टू द सरकार, नॉट टू द प्रेसिडेंट। ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनको, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी पार्लियामेंट को जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट आखिरी में पूछेगी सीएजी की रिपोर्ट कहाँ है, सीएजी की रिपोर्ट बात करनी है हमें, सरकार ने इतना पैसा ले रखा था हमारे तिजोरी में से निकाल के। तो सीएजी साहब इज एन एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंडक्ट्स ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने तो पैसा पकड़ा के दे दिया, अब आप जानो काम करके बता देना हमें, काम हो गया गुड, काम में कितना पैसा लगा ये बता रहे हैं, सही पैसा लगा, खराब पैसा लगा, ज्यादा लगा, ये सब ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कोई अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर कोई स्टूडेंट हो तो उसको पता होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की, मैं इसको छोटे में लिखूंगा ठीक है, एडमिन, तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो सोर्ड होती है, तलवार, सोर्ड, ये किसके पास होती है? ये होती है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन का जो पर्स होता है, वॉलेट, पर्स जिसे कहते हैं बटुआ, तो ये वॉलेट होता है पार्लियामेंट के पास, समझे? इसका मतलब क्या है, कोई अगर थोड़ा बहुत पबैड अगर पढ़ा हो, पबैड ना भी पढ़ा हो, तो थोड़ी फिलॉसफी तो समझ सकता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का जो तलवार है, जो एग्जीक्यूशन है, वो है सरकार के पास, और प्रशासन का जो बटुआ है, जो पर्स है जिसमें पैसा है, वो सारा है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास है, आखिरी में तो खर्चा तो हम ही से लोगे ना, जैसे बड़े भाई छोटे भाई, अब पापा ही तो कमा के ला रहे हैं, पापा ही तो दे रहे हैं तुमको अपने पर्स से निकाल के पॉकेट मनी, ये लो ले जाओ चॉकलेट खाओ,
तो वो जो चीज है, वो वॉलेट वाली जो बात है, वो पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट इनसे बात करती है कि ले आओ रिपोर्ट लाओ जरा, यही तो पढ़नी थी, अभी इसी का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, वो पढ़ेंगे ये। नाउ राष्ट्रपति, ये इनको सीएजी साहब जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं राष्ट्रपति जी को, तो 3 तरीके से करते हैं। पहली रिपोर्ट जाती है ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ठीक बात है, ओके। दूसरी ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स। तीसरी ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जो भारत सरकार का उपक्रम लिखा हुआ आपको दिखता है कहीं कहीं पे, हरिद्वार में दिखता है, जहां जहां हैवी इंडस्ट्रीज है सरकार की, जहां जहां कोई पोर्ट है, कोई ट्रस्ट है, कुछ है सरकार का, वहां पे आपको लिखा होता है भारत सरकार का उद्यम, भारत सरकार का उपक्रम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग जो भी है, उनकी रिपोर्ट है। राष्ट्रपति जी ये रिपोर्ट को टेबल करते हैं पार्लियामेंट में, बोथ द हाउसेस। इधर यहां पे पार्लियामेंट में आ जाती है पैक, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये कमेटी असली है, ये कमेटी पकड़ लेती गर्दन सरकार की, कि सवाल सीएजी आपसे नहीं पूछ सकता है पार्लियामेंट में खड़े होकर। सीएजी ये नहीं कहेगा कि क्यों खर्चा किए थे सीएम जी या प्राइम मिनिस्टर जी, जो भी, इतना खर्चा नहीं करना था। सवाल ये पूछेगी पीएसी, जो पार्लियामेंट की अपनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। इसमें कौन कौन है? इसमें एमपीज भी हैं, इसमें मेंबर, इसमें कोई ना कोई मेंबर होते हैं जो इस पीएसी के जनरल सेक्रेटरी भी होते हैं, कोई आईएएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, बहुत अच्छे अच्छे आईएफओएस भी होते हैं कभी कभी इसमें। तो ये लोग सारे जाते हैं इसमें। नाउ दे एग्जामिन देम एंड रिपोर्ट्स इट्स फाइंडिंग्स टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास जो आखिरी में एमपीज को चाहिए हाथ में कि ये बताओ लाल या हरा, अच्छा या बुरा, ऐसा है कैसा है, ये हमको यहां बता दो। बस आखिरी में पार्लियामेंट को पीएसी बता देती है, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में, कि क्या हुआ है कुल मिला के। अब यहाँ पे जो 1971 का जो एक्ट था, इसमें सीएजी साहब के लिए कुछ बातें थी कि सीएजी साहब क्या हैं, बहुत अच्छी चीज है, ओके फाइन, कितनी अच्छी चीज है। सीएजी हैज टू एसर्टेन, फाइंड करना पड़ेगा, वेदर मनी इज शोन इन द अकाउंट्स, जो पैसा दिखाया जा रहा है, वो जो पैसा बताया जा रहा है कि रसीदों में है, ये पैसा वॉज लीगली अवेलेबल था कि नहीं था, लीगली अवेलेबल फॉर एंड एप्लीकेबल टू द सर्विसेज और द पर्पस टू विच दे हैव बीन अप्लाइड और चार्ज्ड, एंड वेदर ये जो पैसा था, ये एक्सपेंडिचर कॉन्फर्म द अथॉरिटी दैट गवर्न्स इट। यहां पे टी मिसिंग है, टी लिख लो, ठीक है। अब क्या हुआ है कि ये है एक लीगल ऑडिट, ये है एक रेगुलेटरी ऑडिट। अब ये वही है लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट, और दूसरा वाला है हमारा प्रोप्राइटरी ऑडिट। तो पहला ऑडिट ये कह रहा है कि सीएजी साहब एक चीज ढूंढेंगे, वो ये होगी कि जो पैसा दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है इन सारे भाई डॉक्यूमेंट्स में, रिकॉर्ड्स में, फाइलों में, क्या ये पैसा लीगली अवेलेबल था, ये पैसा लीगली जिसे कहते हैं अप्लाई हुआ था ये पैसा, और ये पैसा जिसने लगाया है, वो पैसा लगाने के लिए वो अथॉरिटी उसके काबिल थी कि नहीं थी। तो ये हो गया इनका लीगल एस्पेक्ट इनके ऑडिट का। दूसरा सीएजी एक करते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी क्या होता है? ये एक्चुअली अच्छा ऑडिट है। इसमें बताया जाता है कि ही कैन लुक इनटू द विजडम, फेथफुलनेस एंड इकोनॉमी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि सरकार ने जो पैसा लगाया है, वो पैसा इनको कैसे लगाना चाहिए था, वो पैसा इन्होंने दिमाग से लगाया, विजडम से लगाया है, वो पैसा इन्होंने अच्छी भावना से लगाया है, और पैसा लगाया है तो ऐसा तो नहीं है कि बेवजह फिजूल पैसा उड़ा दिया है, नहीं, क्या उन्होंने इकोनॉमी यूज करी है कि नहीं। इसमें इकोनॉमी माने, यहाँ पे इकोनॉमी माने अर्थव्यवस्था नहीं, इकोनॉमी माने होता है यहाँ पे बचत, कि यहाँ बचत हो पा रही थी कि नहीं जो उन्होंने पैसा खर्च किया है। और फिर ये कमेंट करते हैं रिपोर्ट में कि कितना वेस्टफुलनेस या एक्स्ट्रावेजेंस हुआ है। अब एक उद्घाटन करना है एक रोड का, उस रोड के उद्घाटन के लिए मान लो उद्घाटन समारोह में खर्च हो जाए 2000 करोड़ उद्घाटन समारोह में, तो वो कितनी बड़ी बात है कि ये क्या किया आपने, आपको रोड का फीता काटना था एक जाके, और जाके आपने 2000 करोड़ का आपने वहां पूरा जो कहते हैं रैली कर दी और सब कर दिया उसके पीछे। ये करना है कि नहीं करना है, ये बताते हैं। अब पॉइंट देखो यहाँ पे, पैराडॉक्स देखो यहाँ पे, कि ये जो लीगल रेगुलेटरी ऑडिट है ये वाला, कि पैसा जो था वो अवेलेबल था कि नहीं था लीगल, और जिसको लगाना था वो अथॉरिटी सही थी कि नहीं थी, वो ऑडिट करना तो ऑब्लिगेटरी है इनका। सीएजी साहब ये तो करेंगे ही करेंगे। अब सीएजी साहब प्रोप्राइटरी ऑडिट करें, वो इनके डिस्क्रेशन के ऊपर है, इनके विवेक के ऊपर है कि सीएजी साहब ये वाला ऑडिट करेंगे ना करें, अच्छा वाला ऑडिट। तो ये एक पैराडॉक्स है, दिस हैज टू बी रिमूव्ड। ये आपके आंसर में बनता है एक पार्ट, कि क्या सीएजी साहब को ऑब्लिगेटरी वाला काम करना तो करना ही है, क्या उनको डिस्क्रेशनरी वाला काम भी ऑब्लिगेशन उनका बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, ये सारी बात है। 2006 में बहुत अच्छा हुआ था, सरकार का परफॉर्मेंस ऑडिट जो करता है सीएजी, परफॉर्मेंस ऑडिट कि सरकार ने कितना अच्छा काम किया है। तो 2006 में क्या हुआ, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने यहाँ से एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला, ऑफिस मेमो निकाला, और उसमें बोला
कि जो हमारा परफॉर्मेंस ऑडिट करती है सीएजी संस्थान, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये खूब करे ये। अब ये करेगी तो हमारा भला ही होगा इसमें, मतलब हमारा अच्छा, हमें टेस्ट लो, बढ़िया मॉक टेस्ट देंगे हम, मॉक टेस्ट अच्छा वाला लेके आओ। अब ऐसे में क्या होगा, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस अगर आपको अच्छा वाला पेपर ना दे, अच्छा वाला मॉक टेस्ट ना दे, दैट मीन्स कि आपके साथ भला नहीं हुआ। आपको जो है हल्का पेपर मिल गया, बेकार क्वेश्चन मिल गए, या क्वेश्चन मिले लेकिन अच्छा आपको एवेल्यूशन नहीं मिला उसको, तो ये क्या हो रहा है कि आपके लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है आपकी तैयारी में जो कहते हैं जैसे कि अच्छे से नहीं हुई, अच्छे से आपको टेस्ट नहीं हुआ। तो हमारी जरूरत है कि हम बच्चों को सबसे बेहतरीन टेस्ट दें, भाई दिलवाएं, बच्चे उस पर अच्छे से उस पर अपना काम करें, तो पता चले बच्चे कितनी तैयारी कर रहे हैं और हम कितने अच्छे से आपको पढ़ा पा रहे हैं, ये सारी चीजें। तो ऐसे ही भारत सरकार ने कहा, इनके वित्त मंत्रालय ने 2006 में, यानी कि यूपीए 1 सरकार, तो इन्होंने बोला कि जो परफॉर्मेंस ऑडिट है ये बहुत बढ़िया चीज है, ये हम सीएजी की जिम्मेदारी बना रहे हैं, सीएजी ये काम करे जरूर। परफॉर्मेंस ऑडिट इज कंसर्न विद द ऑडिट ऑफ इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। कौन सी? फॉर इन द रिसीट एंड एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, कि जो जनता का पैसा आ रहा है उसका जितना भी हमने खर्चा किया है, जितना वो जहां से भी आया है और जहां जहां उसको हमने लगाया उस पैसे को, तो हमने क्या उसमें बचत यूज करी है, क्या हमने उसको इफेक्टिवली यूज किया है कि नहीं, उसमें हम एफिशिएंट थे कि नहीं, ये सब। या हमने जो ये जो परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहे हैं, ये परफॉर्मेंस ऑडिट ऐसा है कि नहीं कि यहाँ पे हम कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल हमारा हो रहा है प्रोग्रेस का, एफिशिएंसी का कि नहीं। जो जिस भी तरीके से हम अगर कोई विकास के लिए, कोई डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोग्राम लेके आए हैं, तो क्या उसका अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल हमें मिल रहा है कि नहीं। अप्रेजल माने होता है कि आपका स्कोर कार्ड, आपका जिसे कहते हैं कि आपकी पूरी मेरिट लिस्ट, कि आप कितने खरे उतरे हो अपने काम करने में। तो अगर हम कोई भी प्रोग्रेस के लिए या हम कोई भी अपने काम के लिए, डेवलपमेंट के लिए अगर कोई नीति लेके आते हैं, तो उसका एक अच्छा खासा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हो जाए, पूरा का पूरा स्वॉट एनालिसिस कहते हैं इसको। अब इस ऑडिट में क्या क्या होता है कि आई विल असेस एंड अप्रेज टू व्हाट एक्सटेंट द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे मीट हुए हैं, जो हमने चाहे थे, सो हैव बीन अचीव्ड एंड एट व्हाट कॉस्ट, किस कीमत पे। ठीक बात है, ये तो करनी भी चाहिए कि हम जो चीज करवाना चाह रहे हैं कितनी हो पाई, सोशल इकोनॉमिक हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हुए कि नहीं हुए, क्या सोचे थे, क्या मिला और कितने में मिला, कितना खर्चा करने पे। ठीक बात है। टू एग्जामिन हाउ फार द एजेंसी ऑफ डिपार्टमेंट इज एडिक्वेटली डिस्चार्जिंग इट्स फाइनेंशियल ड्यूटीज। जो कोई भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट लेते हैं स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट, ठीक है। अब स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट में क्या इन्होंने अच्छे स्टेडियम बनाए, स्विमिंग पूल बनाए अच्छे, क्या अच्छे खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं, ये अच्छे खिलाड़ी, इनको अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जैसे नेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी है, कहाँ है, पटियाला में है। तो अब ये अगर नेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी है और क्या यहाँ जो ट्रेनिंग हो रही है, क्या खिलाड़ियों को अच्छा खाना मिल रहा है कि नहीं, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे कोच, अच्छे अच्छे जो कहते हैं जो सिलेक्टर्स होते हैं, जो सिलेक्ट करते हैं, क्या ये लोग वाकई में ईमानदार हैं कि नहीं। ये ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे कुछ और तरीके से अपॉइंटमेंट हो रहे हो, या यहाँ पे खिलाड़ियों का जो है शोषण हो रहा हो। तो अभी न्यूज़ में इतना चल ही रहा था, जो न्यूज़ आपको पता ही होनी चाहिए। नाउ टू एसरटेन वेदर द स्कीम्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड एंड देयर ऑपरेशंस कंडक्टेड इकोनॉमिकली, कि जितनी भी जो स्कीम चल रही हैं, जितनी भी जो देश भर में जो नीतियां चल रही हैं, पॉलिसी चल रही हैं, ये इनका सबका ऑपरेशन, सबका एग्जीक्यूशन बढ़िया से हो रहा है कि नहीं, और अगर हो रहा है तो क्या वो इकोनॉमिकली हो रहा है कि नहीं। इकोनॉमिकली माने बचत के साथ चल रहा है, ऐसा नहीं कि सरकार लैविश लगे पड़ी है दिल्ली दरबार की तरह, मतलब देश में भुखमरी चल रही है और वाइस रॉय साहब जो है दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे हैं। दिल्ली दरबार में क्या हुआ था, जब एक तरफ हमारे देश में आधे से ज्यादा आबादी को 2 वक्त का खाना नहीं पता था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां पे दिल्ली दरबार का आयोजन होता है दिल्ली में 1911 में शायद। और क्या होता है कि एम्परर ऑफ इंडिया लंदन में वो कोरोनेट हो रहे थे उस दिन, क्राउन पहन रहे थे उस दिन। तो यहाँ के वाइस रॉय ने उस दिन ऐलान किया कि आज दिल्ली दरबार है, आज यहाँ पे खर्चा होगा, लाख रुपए फूक दिए उन्होंने, जहां पे हमारे देश में जरूरत थी अन्न की, जरूरत थी खाने की, इंडस्ट्री की, नौकरी की, एग्रीकल्चर की। वहां वो कह रहे हैं नहीं, हम तो जो है लंदन में बैठे हुए राजा का समारोह कर रहे हैं यहाँ दिल्ली में, क्योंकि वो एम्परर ऑफ इंडिया है। तो ये सब तो नहीं हो रहा है, ये सब चेक करना इनकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक बात है, फाइन, वेरी गुड। फिर आगे चले हमने कहा सीएजी की कुछ है फ्रीडम, कैसी कैसी दिख रही है। हमने कहा हाँ दिख रही है, कैसी, कि जहां पे एक्सपेंडिचर का ही ऑडिट करते हैं, खर्चे का ऑडिट करते हैं, वहां पे इनके पास फ्रीडम ज्यादा है। किससे ज्यादा है फ्रीडम? ज्यादा है विद रिगार्ड टू ऑडिट ऑफ रिसीट्स, स्टोरेज एंड ये हमारे स्टॉक्स, दोनों तरह का ऑडिट होता है। ये तो खर्चा हो गया इधर का। ये कह रहे हैं कि हम जो खर्चे का जो ऑडिट करता है सीएजी, वहां पे इनके पास फ्रीडम है, यहाँ पे उतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं होती है। जब हम रिसीप्ट का, जब हम आने वाले पैसे का ऑडिट करते हैं, वहां पे उतना ज्यादा हम बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते हैं। इसका मतलब क्या है
कि जब हम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई ऑडिट होता है तब सीएजी डिसाइड करते हैं कि मैं कितना ऑडिट करूंगा और अपने मन से रूल बनाऊंगा मैं कैसे ऑडिट मेरा कोड होना चाहिए, कैसे मेरा ऑडिट मैनुअल होना चाहिए, सब कुछ मेरा ऑफिस तय करेगा। जब मैं इस तरफ की बात करूंगा, यहाँ वाली बात, स्टोरेज की, स्टॉक्स की, इन्वेंट्री की, रिसीट्स की, सब कुछ चीज़ों की, देन आई हैव टू प्रोसीड विद अप्रूवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन रिलेशन टू द रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ अदर ऑडिट्स। बाकी ऑडिट हो रहे हैं कोई, उसमें सरकार से पूछ लिया कि आप ही बता दो क्या रूल्स, किस हिसाब से करूँगा ऑडिट, मैं उस हिसाब से कर दूंगा। पर जहां आपने पैसा फूका है, जहां आपने पैसा लगाया है, वहां मैं देखूंगा अपने हिसाब से कि मुझे कैसे ऑडिट करना है, कितना ऑडिट करना है। यहीं पे एक क्लॉज आता है बस, सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर। ये क्या हुआ सर, सीक्रेट सर्विस यूएस वाली? नहीं नहीं, यूएस वाली नहीं। यहां पे बात हो रही है कोई जो देश की कुछ सेवाएं हैं जो क्लासिफाइड है, जो जिन सेवाओं के लिए हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, जैसे रॉ, ये सारी जितनी सीक्रेट सर्विसेज हैं हमारे देश में, इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं या और कोई हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, ये कई सारी सर्विसेज के पास एक क्लॉज होता है, इनके पास क्या है, ऑफिशियल सीक्रेट्स। सीक्रेट्स हम नहीं बता सकते आपको, बस यही है कहने का मतलब कि यहाँ पे जब भी सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर मैं बोल दूंगा, मैं भारत सरकार का, मैं एक सेक्रेटरी हूँ, या चलो आप हो फ्यूचर में, तो क्या होगा कि आप अगर फ्यूचर में डिफेंस सेक्रेटरी बने, आप डिफेंस सेक्रेटरी बन के आपका काम है सीडीएस के साथ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठ के आपकी मीटिंगें होंगी, बहुत कुछ तय होगा कि क्या ये जो जितना खर्चा हो रहा है आर्मी में, मिलिट्री में, नेवी में, एयरफोर्स में, पैरामिलिट्री में, ये वाला खर्चा हम क्लासिफाइड कर दें, ये खर्चा हम बताएं कि ना बताएं कि हम इतने सारे इक्विपमेंट मंगा रहे हैं सीक्रेट सीक्रेट, इतने बड़े बड़े हथियार मंगा रहे हैं। तब ऐसे में क्या होगा कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप अगर क्लासिफाई कर रहे हो उसको, सीडीएस साहब इसको क्लासिफाई करते हैं कि भाई हम नहीं बता रहे हम कितने राफेल मंगा रहे हैं, हम नहीं बता रहे कि हम कितने ज़्यादा एंटी मिसाइल रडार मंगा रहे हैं या एंटी मिसाइल हमारे आईसीबीएम मंगा रहे हैं, जो भी मंगा रहे हैं हम, कई सारे चीज़ें मंगाते हैं हम, टेक्नोलॉजी मंगाते हैं बहुत सारी, कई अच्छे अच्छे रडार मंगाते हैं हम, बहुत अच्छे अच्छे हम अपने यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, उस पर जो खर्चा हो रहा है हम नहीं बता रहे, क्लासिफाइड है, नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे? तब ऐसे में क्या होगा, सीएजी साहब बोलेंगे कि आप एक काम कीजिए, आप में से कोई भी आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मान लो कोई भी सेक्रेटरी लेवल का, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का पर्सन मुझसे ये कह दे कि हाँ सर इतना खर्चा हुआ है, इसके ऊपर मैं नहीं बताऊंगा क्यों खर्चा हुआ है, कितना कितना कहाँ कहाँ गया, ये नहीं बताऊंगा, टोटल बता दे रहा हूँ मैं कि मान लो 500 करोड़, बस अब इतना ही मान लो, और जो मेरे सेक्रेटरी साहब कह देंगे वो मैं मान लूंगा, बस। सीएजी कैन नॉट कॉल फॉर पर्टिकुलर्स ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, बट he has to accept a certificate from the competent authority, administrative authority, कि ये एक्सपेंडिचर हुआ है अंडर माय अथॉरिटी। बस ये बोल दिया गया कि मैं सेक्रेटरी हूँ भाई डिफेंस का, मैंने कह दिया सर 500 करोड़, बस मैंने साइन किया है, ये रहा मेरा अप्रूवल, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट, ले जाओ उसे, मैं आगे नहीं बोलूंगा कुछ भी। ऐसी न्यूज़ आई थी, तब न्यूज़ आई थी कि सीएजी ऑफिस में एक जो डेप्यूटी सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास एक है स्नूपिंग यूनिट। स्नूपिंग करना होता है किसी की तहकीकात करना, किसी की चुपके से ऐसे झांक के देखना, स्नूप कर रहे हो कि आप एक स्नूपिया हो, आप स्नूप किए पड़े हो, तो ये स्नूपिंग यूनिट है, इसके पास कैश है इन अ चेस्ट दैट ओपनड विद 2 कीज। ओह अच्छा, एक तिजोरी की 2 चाबियां, लो तिजोरी का ही बात की, फिर वो तिजोरी माने क्या है, सीक्रेट है ना, और वहां पे तिजोरी के पास 2 चाबियां, कैसी बात है ये? तो ये रिपोर्ट थी 10 फरवरी की 2023। ठीक है, ये हो गया बात। अब हम आगे चले, हमने कहा सीएजी साहब के पास जो फ्रीडम है, क्या इससे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्या कुछ फ्रीडम बहुत सारी है, सब कुछ अच्छी है? तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। सीएजी साहब जैसा इंडिया में है वैसा ब्रिटेन वाला मॉडल नहीं है हमारे यहाँ। सीएजी साहब के पास कोई कंट्रोल नहीं है ओवर द इशू ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड एंड मेनी डिपार्टमेंट्स। कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं कि खर्चा कर डाले, कर दिए, अब तो दे दिया, अब सीएजी साहब से पूछा नहीं, सीएजी साहब को पता भी नहीं है, सीएजी साहब के बिना पूछे अपने डिपार्टमेंट से इंक्वायरी आई, डिपार्टमेंट से डिमांड आई, डिपार्टमेंट से ये कॉल आया कि हमारी नई पॉलिसी ये है, इसमें आपको इतना सारा काम करना है, इसके लिए आप वेंडरों से बात करो, अच्छे से सबका जो कहते हैं सबका टेंडर निकालो और अच्छी अच्छी बिडिंग करवाओ, जो लोएस्ट बिडर हो उसको पैसा दे देना और काम करवा लेना, ठीक बात है। अब ऐसे में कई सारे डिपार्टमेंट चेक काट के दे देते हैं, लो ये रहा हमारा, तो हमने कर दिया पेमेंट, बाद में सीएजी की ऑडिट करते रहे, पर अभी काम करना था हमने कर दिया। ये फर्क है। यहाँ पे क्या है, इंडिया में हमारे सीएजी साहब के पास कंट्रोलर वाली भूमिका कम है, ऑडिटर जनरल वाला रोल तो कर रहे हैं ये, पर कंट्रोलर वाला काम कम हो रहा है। इधर ब्रिटेन में, अरे ब्रिटेन में तो बहुत तगड़ी चीज है ये,
यहाँ पे सीएजी इंडिया में ही इज ओनली परफॉर्मिंग द रोल ऑफ एन ऑडिटर जनरल एंड नॉट ऑफ अ कंट्रोलर, नॉट ऑफ अ कंट्रोलर। ओके, यहाँ पे ही हैज द पावर ऑफ बोथ द कंट्रोलर ऑल्सो एंड द ऑडिटर जनरल ऑल्सो। दूसरा, हमारे यहाँ पे ही ऑडिट्स द अकाउंट आफ्टर द एक्सपेंडिचर इज कमिटेड, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो। गया गया जब काम हो चुका है उसके बाद ये जगह हैं, उसके बाद ही करने निकले हैं, यही हमारा रोल भी यही है। यहाँ पे क्या है ब्रिटेन में, नो मनी कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द, ये हमारा जो जितना भी जो जो इनका जनता का अकाउंट होता है, पब्लिक एक्सचेकर जो है, एक्सचेकर माने क्या होता है, जहां से भी जनता का पैसा निकाला जा रहा है वो जगह, तो पब्लिक एक्सचेकर से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा विदाउट द अप्रूवल ऑफ सीएजी। वहां सीएजी ने पहले नहीं कहा है तो कैसे निकाल ले जाओगे, पहले सीएजी साहब से बुलवा के ले जाओ तब लेंगे। सीएजी साहब ब्रिटेन में एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहां पे लोअर हाउस के। यहाँ वो एमपी ही नहीं है, पहली बात तो एक ऑफिसर है वो, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। यानी कि एक तरीके समझ में आया कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है, बस हो चुका है काम, एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब जब हो चुका, बॉडी डेड हो गई, उसके बाद फोरेंसिक्स निकली है जांच पड़ताल करने कि हुआ क्या है, कैसे डेथ हुई थी, कैसे मरे गए, कॉज ऑफ डेथ क्या है, क्या हुआ था, तो वो निकाले जा रहा है। जब पहले तो वो करना चाहिए था, वो तो यहाँ हो रहा है ब्रिटेन में, हमने इन्हीं से सीखा, हम पूरी तरीके से क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे, ये वाला क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इंडिया में पोस्टमार्टम हो रहा है कुल मिला के। अच्छा, और कुछ सीएजी एंड हमारे कॉरपोरेशन जो निगम होते हैं, जैसे बहुत सारे कॉरपोरेशन होते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, और क्या क्या कॉरपोरेशन है, इस्पात निगम बताया मैंने, वो भी है कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे सीएजी साहब के पास पब्लिक जो इनका जो कॉरपोरेशन का जो ऑडिट होता है, थोड़ा सा इनके पास अथॉरिटी लिमिटेड है। कैसे कैसे, सीएजी साहब की रिलेशनशिप जो होती है विद पब्लिक कॉरपोरेशन, वो 3 कैटेगरी में आ रही है। कुछ कॉरपोरेशन तो जो कहती है कि हमारा पूरा ऑडिट आप ही करोगे, टोटली डायरेक्टली बाय सीएजी। कुछ कंपनीज हैं, कॉरपोरेशन हैं, वो कहती हैं कि हमारा ऑडिट होगा बाय प्राइवेट प्रोफेशनल, बाय प्राइवेट प्रोफेशनल, केपीएमजी, डिलॉयट, मैकिन्जे, ई&वाई, ये सारी कंपनियां ये करेंगी हमारा ऑडिट। ठीक है, इसके बाद हु आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द सीएजी। अभी बताया मैंने कि हो सकता है किसी किसी पब्लिक कॉरपोरेशन में जो होती हैं, जो भारत सरकार के उद्यम होते हैं, इनमें कुछ में क्लॉज पहले डला हुआ हो कि हमारा ऑडिट करेगी आके एक प्राइवेट कंपनी, बाहर की प्राइवेट कंपनी जो ऑडिट करती है, ये काम करती है, बहुत अच्छे से करती है, तो हमारा ऑडिट करेंगी वो प्राइवेट कंपनियां, पर उनको अपॉइंटमेंट करेगी सरकार। सरकार बोलेगी किसी भी प्राइवेट कंपनी से कि आपके पास जिम्मेदारी है इनका, हमारी उद्यम है, हमारा उपक्रम है, उसका जरा वो करना, ऑडिट करो पूरा। अब भारत सरकार ने जब ये इनको अपॉइंटमेंट किया था उस प्राइवेट कंपनी का, वो कंसल्ट किया था उन्होंने सीएजी से कि हम इनका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, आपकी रजामंदी चाहिए थी। सीएजी साहब कहेंगे हाँ ठीक है कर देना, बाद में ये रिपोर्ट सीएजी साहब के पास आ सकती है। सीएजी कैन कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑल्सो, कह देंगे लाओ जरा ये रिपोर्ट भेजना और जरा फिर मुझे भी कुछ बात करनी है उनसे, वो हो जाएगी बात। तीसरा, सम अदर कॉर्पोरेशंस आर टोटली सब्जेक्टेड टू प्राइवेट ऑडिट। लो, प्राइवेट कंपनी को बुलाया, उसको पैसा दिया कि आप अपना लीजिए 5-10 लाख रुपए और हमारा पूरा ऑडिट करो, पूरे ऊपर से नीचे तक का। एंड ये प्राइवेट कंपनियां सबमिट करती हैं अपनी एनुअल रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट डायरेक्टली। इनका कोई सीएजी बीच में नहीं आ रहा है, इनके में नहीं आ रहा है। यहां पे सीएजी साहब की जो ऑडिटिंग है ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज इज ऑल्सो लिमिटेड। क्या है कि दे आर ऑडिटेड बाय प्राइवेट कंपनीज ऑडिटर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ सीएजी। यहां पे भी ये चाहें तो अपना सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकते हैं ये। ओके फाइन, आगे फिर क्या हुआ, पॉल एप्पलबी, ये एप्पलबी का क्रिटिसिज्म है, इनका नाम था पॉल एच एप्पल, ये लिखा है नाम यहीं पे। तो पॉल एप्पलबी एक यूएस के बहुत बड़े स्कॉलर थे, यूएस के बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे, और यूएस के बहुत बड़े ये जर्नलिस्ट भी थे। तो इन्होंने कई मैगजीन लिखी है, एक मैगजीन इनके नाम से, सॉरी इनके नाम से तो नहीं, आयोवा की मैगजीन है वो, आयोवा मैगजीन ही नाम है उसका, वाटरलू में चलती थी वो। तो वो मैगजीन के एडिटर भी थे, ये बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते थे, सब कुछ करते थे। ये इंडिया आए थे फोर्ड फाउंडेशन के साथ, जब फोर्ड इंडिया आई थी, फोर्ड फाउंडेशन, तो ये आए थे 1950s में आए थे, अर्ली 50s में, 50, 51, 53 ऐसे कुछ। तो ये जब इंडिया आए ना, इन्होंने यहाँ देखा, अरे यहाँ तो सिस्टम अलग ही है, यहाँ क्या हो रहा है। तब इन्होंने हमारे सीएजी के भूमिका को क्वेश्चन किया। इन्होंने कहा कि यार ये आपका सीएजी का जो सिस्टम है ना, मुझे तो इनका सिग्निफिकेंस ही नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई बहुत अच्छे लेवल का काम कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि आप सीएजी ऑफिस को ही हटा दो,
सीएजी शुड बी रिलीव्ड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस ऑडिट। कोई मतलब नहीं है। अब पहली बात तो क्वेश्चन उठना चाहिए कि एक बाहर का विदेशी अमेरिकी हमें क्यों सुना रहा है, क्यों हमसे बात कर रहा है? हमारा मन है, हमारा सीएजी है, हम तो इनसे काम करवाएंगे। तो रीजन ये है कि इन्होंने दो किताबें लिखी हैं। पहली बात तो इंडिया के लिए, जब ये इंडिया में आए थे फोर्ड फाउंडेशन के साथ, और दूसरी बात जब ये रिटायर भी हो गए थे अपने यूएस में वापस जाके, अपना दोबारा इन्होंने पॉलिटिकल काम किए थे। ये बने थे अंडर सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये बने थे असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ एक और डिपार्टमेंट, और इसके अलावा ये बने थे असिस्टेंट डायरेक्टर, ये देखना, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ बजट, जो यूएस का बजट होता है, बजट ऑफ यूएस। हल्की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी, उसके जो बजट के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ये, और इंडिया के काम किए हैं। इसके बाद भी जब ये रिटायर हो गए अपने पॉलिटिकल लाइफ से वहां पे, तब भी ये इंडिया के लिए कंसल्टेंट हुआ करते थे, इंडिया के लिए। इसलिए इनका क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट, बड़े आदमी है, बहुत सही बात कह गए। तो इन्होंने बहुत सारे क्रिटिसिज्म ढूंढ के रखे थे। इन्होंने कहा मैंने 2 किताबें लिख दी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर किताबें लिखी है इन्होंने, तो उसमें 2 किताबें इंडिया के ही रिलेशन में है। कई सारी पब्लिकेशन इन्होंने और भी लिखी, जनरल और भी लिखे हैं, कुछ कुछ किया है। तो इन्होंने कई सारे पॉइंट ढूंढ के रखे थे। इन्होंने कहा जो सीएजी की भूमिका है, बहुत ही, अगर बड़े पिक्चर में देखोगे, इन अ लार्ज मेजर एन इनहेरिटेंस फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। आपने 1753 में कल्पना कर रखी थी एक ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट होना चाहिए, होगा, ठीक है। जब ईआईसी होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वहां से लेकर चलता हुआ एक ऑडिट डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, आपने उसको ऑडिटर जनरल बना दिया है। अब मुझे इसका कुछ ज्यादा और चीजें दिखी नहीं है इसमें। नाउ यहाँ सीएजी जो है एक प्राइमरी कॉज है ऑफ वाइड स्प्रेड अनविलिंगनेस टू डिसाइड एंड टू एक्ट, कि मतलब कई सारे डिपार्टमेंट, कई सारी सरकारें काम करना ही नहीं चाह रही हैं, क्योंकि पता है बाद में ऑडिटिंग होगी, और ऑडिटिंग का बहुत ही रिप्रेसिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है। पता है कि हाँ भैया क्या करें, जब पैसा कम था, पूरा नहीं लगा पाते थे, सबको नहीं दे सकते थे फ्री राशन, जितना दिया उतना दे दिया, अभी भुखमरी है, तो क्यों बता रहे हो, मालूम है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो ऑडिट होने के बाद एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस बनता है कि सरकार नहीं काम कर रही अच्छे से, ये वाला आर्ग्यूमेंट। फिर पार्लियामेंट ने जो एक नोशन बना रखा है कि भैया जो भी ऑडिटिंग है वो पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो होनी चाहिए। अगर ऐसा है, दैट मीन्स यू हैव फेल्ड टू डिफाइन द फंक्शंस ऑफ सीएजी। पार्लियामेंट क्या कहती है कि बटुआ हमारे पास है, पर्स हमारे पास है, तुम्हारी सरकार का। अब सरकार को पैसा चाहिए, पार्लियामेंट से लोगे आप, ठीक है। कुछ कुछ पैसा सीएफआई में है जो आप डायरेक्टली चार्ज कर देते हो सीधे अकाउंट्सों का, ठीक है। पर बाकी अगर आपको कोई पैसा चाहिए बजट से, किसी भी स्कीम के लिए, कुछ भी, तो आप हमसे मांगोगे। पार्लियामेंट कहेगी हम ऑडिट करेंगे इसका, हम पूछेंगे बाद में इस पैसे का काम कहाँ आपने अब्यूज किया, यूज किया, जो भी किया। फिर इसका मतलब है कि आपने पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी बना ली अपने आप। ये हमारा नोशन है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग को दे दिया हमने, कि ऑडिटिंग को हमने इंपॉर्टेंस दी है, बहुत सारी ऑडिटिंग होनी चाहिए। अगर पार्लियामेंट्री ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, तो फिर सीएजी की भूमिका क्या है, क्यों है फिर सीएजी? जब पार्लियामेंट को ऑडिट करना ही है, पब्लिक अकाउंट कमेटी बाद में बनेगी ही बनेगी, देन लीव सीएजी ना, ये इन्होंने बोला। संविधान कॉन्टेम्पलेटेड इट, जो 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 इन्होंने बोला था कि संविधान करेगा सीएजी वाला काम, वो पार्लियामेंट अपना छोड़ ही नहीं रही अपने हाथ से काम, कि पार्लियामेंट का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया, पब्लिक अकाउंट कमेटी बना के, कोई और कमेटी बना के, स्टैंडिंग कमेटी बना के, कि बात करो इनसे कितना पैसा लिया था, कहाँ लगाया ये लोग। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी ही नहीं है, उधर सीएजी को जिम्मेदारी देनी थी संविधान को। संविधान ने कहा सीएजी के पास जिम्मेदारी है ऑडिटिंग की, पार्लियामेंट कह रहा है नहीं नहीं, वो तो पर्स तो हमारा था ना, पर्स मेरा पर्स है, तो मैं पूछूंगा बाद में कितना पैसा लगा दिए। दैट मीन्स इट्स अ कॉन्ट्रडिक्टरी, दोनों चीजें आपस में लड़ रही हैं, दोनों चीजें आपस में मिक्स हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, ये बोला इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो सीएजी का फंक्शन है, कितना ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जरा बताना मुझे एक बार फिर से, कि क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं। ऑडिट करके ये तो बता रहे हो कितना पैसा कहाँ लगा दिए, कितना पैसा और लगाना था, या कितना पैसा जो है नहीं लगाना था लगा डाले, ऐसा ही तो बताओगे। दैट मीन्स कि आप एक ऑडिटर हो, बस कुल मिला के, ठीक बात है। ऑडिटर्स को जानकारी होती ही नहीं है, ऑडिटर्स डू नॉट नो एंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू नो वेरी मच अबाउट गुड एडमिनिस्ट्रेशन ना, सॉरी, आपको पता ही नहीं है जानकारी। आप ऑडिट करके चले जाओगे, आप बोल जाओगे अरे देखो कितना पैसा बर्बाद कर दी, कितना पैसा लगा दी। तुम्हें क्या पता जरूरत पड़ी थी डिपार्टमेंट को, तुम्हें क्या पता कि आखिरी में पैसा लगता है, जमीन पे आते आते काम बढ़ जाता है। एक काम जो पहले टेंडर जाता है, वेंडर कहता है कोई भी ठेकेदार कि मैं इसको एक सड़क बना दूंगा 2 करोड़ में, समय लगता है, लेबर लगती है, और सारी चीजें लगती, मटेरियल लगता है, सड़क बनती है 1 साल में, 2 साल में, तब तक 1 साल 2 साल तक वो 2 करोड़ की कॉस्ट बन जाती है, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ कॉस्ट बढ़ती है।
हर समय बढ़ती है, कुछ ना कुछ, कभी कोई अड़ंगा फंस गया, कोई बात हो गई, कोई लैंडस्लाइड आ गई, कुछ हो गया, तो कॉस्टिंग इंप्रूव होती है, कॉस्टिंग बढ़ती जाती है। दैट मीन्स कि एडमिनिस्ट्रेशन को पता है वहां पे जमीन पे क्या हो रहा था, पर ऑडिटर को क्या पता चलेगा? ऑडिटर कहेगा कि अरे लो 2 करोड़ की ठेकेदारी दी थी, 5 करोड़ लगा डाले इन्होंने वहां, ये तो बात बताएगी ऑडिटर, ये प्रॉब्लम है। एंड इनकी जो प्रेस्टीज है वो बहुत ही मतलब प्रेस्टीज वाले हैं, एंड दे डू नॉट नो मच अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। लो ठीक है, ये बोल के चले गए एप्पल भी। अब इन्होंने कहा ऑडिटर्स को ये पता है व्हाट इज ऑडिटिंग, ठीक बात है, गुड, वेरी गुड, विच इज नॉट एडमिनिस्ट्रेशन। वो प्रशासन नहीं जानते, वो ऑडिटिंग जानते हैं। बुक्स लेके, अकाउंट्स लेके, टेबल स्प्रेडशीट बना के, एक्सेल शीट बना के बता देंगे कि हाँ ये बढ़िया हुआ, ये अच्छा हुआ, ये खराब हुआ। अब ये कैसे बताएं? ये बढ़िया चीज है, ठीक है, बट इट्स अ हाईली पेडेस्ट्रियन फंक्शन विद अ नैरो पर्सपेक्टिव एंड अ वेरी लिमिटेड यूजफुलनेस। अब एप्पल भी क्योंकि कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड से आ रहे थे, वेस्ट से, यूएस से, अमेरिका से आए थे 1950s के, जब अमेरिका लड़ रहा था रशिया से कोल्ड वॉर। उस समय एक जब एप्पल भी आते हैं यूएस के फोर्ड के थ्रू आते हैं हमारे इंडिया में, तब इन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत ही नैरो चीज है, नहीं 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 जरूरी नहीं है। यहां इनके पॉइंट को हम निगेट करते हैं, हम कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ऑडिटिंग के बिना पता कैसे चलेगा? टेस्ट कैसे लिए बिना पता चल जाएगा कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? मुझे तो ऑडिट चाहिए, मुझे तो बच्चों के टेस्ट चाहिए। मैं तो चाहता हूँ राजन, मयूरी, लेजेंडरी बॉय सबके सब टेस्ट दें और बताएं कितना पढ़ रहे हैं और आदित्य सर ने कितना अच्छा पढ़ाया कि एग्जाम में वो लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। ये चाहिए मुझे तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब एक कोई डेप्यूटी सेक्रेटरी भी हो किसी डिपार्टमेंट में, इन्होंने कहा कि कोई डिपार्टमेंट में कोई अंडर सेक्रेटरी है, डेप्यूटी सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, कोई भी। अब ये यूएस के सेंस से बोलोगे तो ये डेप्यूटी मिनिस्टर हुआ वहां, क्योंकि यूएस में जो कैबिनेट होती है प्रेसिडेंट की, वहां पे सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ अर्बन हाउसिंग अफेयर्स, जो भी सारे, तो वो मिनिस्टर है एक्चुअली। अब वहां का कोई डेप्यूटी सेक्रेटरी भी होता है, वो उसका जो डेप्यूटी मिनिस्टर कह लो उसको। तो हमारे यहाँ डेप्यूटी सेक्रेटरी माने एक ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर आपके जैसा। डेप्यूटी सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट, वो पता है, उसे मालूम है कि कितनी प्रॉब्लम है डिपार्टमेंट में। ऑडिटर को, सीएजी को ये नहीं पता है। सीएजी को, उसके पूरे इंटायर स्टाफ को लगा लो आप, उसे नहीं पता चलेगी। जो एक डेप्यूटी सेक्रेटरी को पता है अपने डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम क्या क्या है, उसे मालूम है, वो जानता है कि भैया कुल मिला के 15 लोगों का ऑफिस है मेरा और मेरे पास काम है 2000 फाइलों का, करता हूं मैं, लेकिन मुझे पता है मैं कैसे कर रहा हूँ, कौन सा काम जरूरी है पहले उसे करता हूँ, कौन सा काम नहीं है जरूरी। आप सर्विस में गए, कलेक्टर हो आप, ठीक है, आपको जिले में आप 2 चीज आपको करनी है। क्या? आपके पास सुबह सुबह कॉल आया है, सुबह सुबह कॉल ये आया है कि सर जो हमारे यहाँ एक, हमारे जिले में एक जो ग्रामीण स्कूल है वहाँ पे एकदम जिला कलेक्ट्रेट से 10 किलोमीटर दूर, वहाँ पे जो है मिड डे मील में कीड़े निकले हैं, या आपको एक बार आके यहाँ पे स्पॉट, आपको स्पॉट चेकिंग करनी है। देखो टीचर आते ही नहीं कभी भी, कंप्लेंट आ गई आपके पास, ठीक है, आधे घंटे बाद आपके पास कंप्लेंट आती है कि आपका ड्राइवर आपकी गाड़ी से पेट्रोल चुरा रहा है। आप एक ही व्यक्ति हो, आप एक बार में कितना काम कर लोगे? एक बार में कहाँ कहाँ जा सकते हो? एक बार में आपको एक ही जगह रहना, ये दुविधा है आपके साथ, मैं मान रहा हूं कि या तो आप अपने जिले में टॉयलेट बनवा लो, या आप अपने डिपार्टमेंट में, अपने घर में चोरी रोक लो, अपने ऑफिस में कितने कर लो आप। यू आर 1 पर्सन एंड यू नो द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग। वहां पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि मेरे सामने बड़ा हित क्या है, मेरे सामने ज्यादा बड़ा नंबर क्या है, मेरे सामने ज्यादा बड़ा जो है पब्लिक वेलफेयर क्या है। अब मेरा कॉल है भाई, मेरे पास, मुझे लग रहा है कि अभी मैं ड्राइवर को छोड़ूं, पहले मैं जाके उस वहाँ वहाँ बच्चों की एजुकेशन देख के आऊँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ मेरा कॉल है, ठीक है। तो ये सब इनकी फाइंडिंग्स थी एप्पल बी की, ठीक है। अब एप्पल बी ने फाइंडिंग तो कर दी, कोई हमारे यहाँ कोई था, हमारे यहाँ थे सेकेंड एआरसी रिफॉर्म्स कमीशन, सेकेंड एआरसी याद आ गया, 2005-2009, किसकी अध्यक्षता में बना था ये कमीशन? आंसर मी। तो इन्होंने ढूंढ के रखी कुछ और प्रॉब्लम, इन्होंने कहा ये तो ठीक है, एप्पल भी तो कह गए कह गए, मान लिया, ठीक है, हमने भी कुछ अपना ढूंढ के रखा हुआ है। हमारी रिपोर्ट में ऑडिट बताता है कि कई सारे ऐसे इश्यूज हैं रिलेटिंग इंटर आलिया, इंटर आलिया माने हो सकता है कुछ आपस में मिक्स भी हो ऐसे, ठीक है। क्या क्या इशू ढूंढे इन्होंने कहा देखो, हम मान रहे हैं कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट आती है, ऑडिट रिपोर्ट जाती है पार्लियामेंट, सब कुछ इससे अच्छा हो रहा है, हमारे यहाँ पूरा स्ट्रेंथन हो रहा है, हम फाइनेंशियली सिक्योर हो रहे हैं, फाइनेंशियली हमें जो है ताकत मिल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। पर इन्होंने कहा कुछ कुछ प्रॉब्लम है, कंसर्न देखो आप, खास करके कुछ ऐसे रेपिटेटिव कंसर्न है जो हर साल दर साल सीएजी रिपोर्ट्स में दिखते रहते हैं। क्या क्या? कि पहली बात तो बजटरी कंट्रोल वीक दिया हुआ है, बजटरी कंट्रोल नहीं है सरकार के पास, है भी लेकिन नहीं भी है पैसा। डेफिशिएंसीज इन रेवेन्यू कलेक्शन, पैसा आ ही नहीं रहा तो लोग क्या कलेक्ट करोगे, तो क्या क्या खर्चा करोगे? आमदनी ठन्नी, खर्चा रुपया।
अब वेस्टेज ऑफ पब्लिक रिसोर्स, कितनी दफे होता है कि किसानों को या पंजाब में लोगों को फ्री बिजली देना, फ्री पानी देना, जिसकी वजह से कितनी बर्बादी होती है पानी की। तो ये सारा पब्लिक रिसोर्स की वेस्टेज है वो। इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग हुई भी है अगर रिसोर्सेज की, यहाँ कितने कितने यहाँ पे टेबल चेयर हैं स्कूल में, कितने कितने सब कुछ हैं, सबकी टैली हो रहा है कि नहीं सिस्टम, वो इनअप्रोप्रिएट है, बैलेंस नहीं हो रहा है सब कुछ। पुअर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, सरकार ने कहीं पैसा लगाया भी किसी चीज पे, रिटर्न ही नहीं आया, लो बैठे रह गए। इसके बाद डाइवर्जन ऑफ फंड्स, फंड उतने ही हैं, 100 ही रुपए हैं। अब 100 रुपए में या तो मैं डिफेंस संभाल लूँ, 100 रुपए में या तो मैं कम्युनिकेशन संभाल लूँ, 100 रुपए में या तो मैं अपने देश में एजुकेशन संभाल लूँ, क्या क्या कर लूंगा मैं 100 रुपए में, ऐसी बात है। 100 रुपए को एक हाइपोथेटिकल नंबर है, ठीक है। अब सिस्टम डेफिशिएंसी के, सिस्टमिक डेफिशिएंसी ही है, सिस्टम में ही खामियां हैं, मान रहे हैं, मालूम है, कितनी बार बताओगे वो वाली बात। न्यूमरस इंस्टांसेस ऑफ पुअर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, कि पब्लिक रिसोर्सेज की कितनी पुअर तरीके से मैनेज किया गया है। दीपाली रस्तोगी मैम का आर्टिकल याद आ गया, यही वो बात है कि पब्लिक रिसोर्स को कितने कितने बेदर्दी से और बेख्याली से हम कभी कभी मैनेज करते हुए देखते हैं लोगों को, पब्लिक ऑफिसर्स को। तो ठीक है, वो एक प्रॉब्लम निकली। और बताओ कुछ और निकली हो तो कुछ और फैक्टर्स, परसेप्शन जो बने हुए हैं विच आर इम्पीडिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट बाय सीएजी। क्या क्या है, सीएजी के ऑडिट होने में और भी कुछ अड़चने आ रही हैं। तो क्या है कि जब जब इनका डिटेल्ड ऑडिट होता है तो ठीक है, ये लिखते हैं पैराज में, पैराज माने पैराग्राफ, पैराग्राफ अलग अलग पूरी रिपोर्ट बनी है 2000 पन्नों की। अब उसमें क्या होते हैं, पैराग्राफ लिखे होते हैं, पॉइंट नंबर 1 3 पैराग्राफ, पॉइंट नंबर 2 5 पैराग्राफ, पॉइंट नंबर 3 10 पैराग्राफ, ऐसा करके, ठीक है। तो डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ पैराज इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट बाय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है, पैक कमेटी, वो उसमें आते हैं 15 से 20 पैराग्राफ्स। और सीएजी जो बना के देता है रिपोर्ट, वो होती है 1000 से 1500 पैराग्राफ्स की, बहुत बड़ी रिपोर्ट बना। सीएजी रिपोर्ट दे रहा है पूरे देश की, सीएजी रिपोर्ट देता किसको है, पीएसी को, पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट ने उसको दिया पीएसी को, पीएसी रिपोर्ट अब उस पर कमेटी बैठ गई इसकी सीएजी की रिपोर्ट पे। तो सीएजी ने जो रिपोर्ट बना के दी है इतनी लंबी चौड़ी, वो पार्लियामेंट के सामने जाते जाते रह जाती है इतनी सी, 15 से 20 अकाउंट, 15 से 20 पन्नों की, पैराग्राफ की। लो अब इसमें कितनी आप डिस्कशन कर लोगे। तब इसके बाद जब डिस्कशन होता भी है तो जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो होते हैं वो उसी मैटर को उठाते हैं जो पीएसी में डिस्कस होता है। दे ओनली टेक दोज ऑडिट पैरा सीरियसली जो विच कम अप फॉर डिस्कशन इन द पीएसी। कि अगर खुद ही अगर सीएजी ने बोला कि देखो सर मेरे 1000 पन्नों की रिपोर्ट है, इसमें से 700 पन्ने इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 700 तो पढ़ ही लेना। इन्होंने पढ़े कुल मिला के 50, लो अब 50 ही पन्नों की रिपोर्ट पर डिस्कशन होगा। मिनिस्ट्री जितनी है सरकार की, सारी मिनिस्ट्रियां उन्हीं 50 पन्नों पे बात करके आगे बढ़ जाएंगी, बाकी का जवाब दे दिया जाएगा, ओरली दे दिया, रिटर्न दे दिया, जो भी कर दिया। यहाँ पे मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट होते हैं, दे आर सपोज टू सबमिट एक्शन टेकन नोट्स, जो पैराज डिस्कस नहीं हुए हैं, जो पैराज के ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ है, यहाँ तो हो गया, बाकियों में जो नहीं हुआ है इन पे वो एक अपनी एक्शन टेकन नोट ही दे दो कि कितना काम किया। सीएजी ने जो रिपोर्ट बना के दे रखी थी इतनी, उस पर आपने कोई एक्शन लिया है, उस पर कुछ भी किया है उस पर। As such, action taken notes are largely formal rather than substantial. फॉर्मल है, ऑफिशियल, देना था तो दे ही दिए, ड्यूटी थी, बस ठीक है, काम था निपटा दिए, बस ऐसे कर दिया। यहाँ पे स्टेट की विधानसभाओं में देयर इज अ ह्यूज पेंडेंसी ऑफ ऑडिट पैरास टू बी एग्जामिन्ड बाय द स्टेट पीएससी। जो स्टेट की जो पीएससी होती है, अपने हर स्टेट की अपनी विधानसभा की अपनी पीएससी भी होती है, जैसे यूनियन की है वैसे यहाँ की भी है। तो स्टेट की पीएससीओ ने तो कई कई सालों से ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं, देखी ही नहीं, कई ह्यूज पेंडेंसी ऑफ ऑडिट पैरास टू बी एग्जामिन्ड बाय स्टेट पीएससी। अभी ऑडिट ही नहीं किए हैं ये लोग। सम ऑफ द पेंडिंग पैरास आर 10 to 20 ईयर्स ओल्ड, दशक हो गए हैं, दशकों बीत गए हैं, डेकेड्स हो चुके हैं, और इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट को देखा भी नहीं स्टेट की पीएससी ने अभी तक कि कितना काम किया इन्होंने। यहाँ पे एग्जामिनेशन में डिले करने से क्या हो रहा है, जो मैटर हाईलाइट भी होते हैं वो मैटर्स का रेलेवेंस खत्म हो जाता है, वो मैटर्स का उनका जितना भी इंपॉर्टेंस थी, टाइमली सेंसिटिव न्यूज थी, ये गई। लो इतनी पुरानी, हाँ यूपी ने क्या किया था 2010 में देख लें, लाओ अब क्या करो, ये 2010 बीत गया, गया समय, अब क्या रिपोर्ट अब लेके आ रहे हो, और ये अभी तक देखे ही नहीं है ये लोग स्टेट के पीएससी। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। फिर हम आगे गए, हमने कहा कई सारे ऐसे इंस्पेक्शन पड़े, हजारों इंस्पेक्शन रिपोर्ट है कंटेनिंग अ ह्यूज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कई सारी सीएजी ने ऑब्जर्वेशन ढूंढ के रखी है कि जरा जाके देख लो, वहां पे इन्वेंट्री बता रहे हैं वो कि हमारे पास 2000 माइक्रोस्कोप हैं जो होते हैं लैबों में, 2000 नहीं 15 भी नहीं है वहां पे।
तो अब ऐसी रिपोर्टें कई सारी पड़ी हुई हैं स्टेट में, यूनियन सरकार के पास, कई पैराग्राफ पे कुछ है ही नहीं बात, कोई कहीं डिस्कशन नहीं हुआ है, आर लाइंग अनअटेंडेड। ये रहा रबड़ की मारी, हाँ, अनअटेंडेड, ठीक है। एंड ऑल्सो मेनी ऑफ दीज पैराज हैव रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस। कई सारे पैराग्राफ्स में तो पैसे की बात हो रही थी कि पैसा आना था, रेवेन्यू इम्प्लीकेशन, पैसा खर्च होना था, खर्च ज्यादा कर दिए हो, खर्च कम किए हो, कोई बात ही नहीं उसकी। नाउ सीएजी की रिपोर्ट आर समटाइम्स नॉट टाइमली। कैसे दे टाइमली रिपोर्ट, कैसे दे? एक बार काम वहां हो जाए तभी तो पोस्टमार्टम करते हैं ये। तो पोस्टमार्टम करने का मतलब क्या हुआ कि टाइम तो वो बीत गया, जो निकलना था वो चला गया, टाइम जो पैसा खर्च होना था गया वो, बाद में बोल के हो क्या जाएगा उससे। नाउ बिकॉज देयर इज सब्सटैंशियल टाइम गैप बिटवीन व्हाट ऑकरेंस ऑफ एन इरेगुलरिटी एंड उसकी ऑडिट रिपोर्ट, दोनों के बीच में बहुत सारा अंतराल है, बहुत सारा गैप है समय का। नाउ ऑडिट फाइंडिंग जो होती है, अगर फाइंडिंग हुई भी, आर बेस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। लो, इसका क्या आंसर दूं मैं? मतलब मेनी अ टाइम्स द सिचुएशन ऑन ग्राउंड, जो जमीन पे हालात हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज रिफ्लेक्टेड इन पेपर्स। समझ रहे हो आप क्यों? कई बार आप देखते हो हेरा फेरी होती है, दस्तखत चेंज हो जाते हैं, पेपर गायब भी हो जाते हैं, कोई कहीं कहीं तो जो है स्ट्रॉन्ग रूम वॉल्ट जल जाते हैं, लो ऑफिस ही जल गया, खत्म कर दिया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ढूंढ लो अब रिपोर्ट। नाउ एक्सटर्नल ऑडिट अगर होता भी है सीएजी का, reports tend to be unduly negative and their focus is on irregularities and fault finding। जब सीएजी रिपोर्ट ढूंढते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो रिपोर्ट क्या करेंगे? आहा, सरकार ने कितना बढ़िया काम किया है ये बताएंगे? नहीं, वो बताएंगे सरकार ने क्या गलत किया है, बिकॉज उनकी वही जॉब है, वही उनका काम है। तो अब अगर वो ये बताने लग जाए, वाह वाह सरकार, वाह वाह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा लग रहा है, तो रिपोर्ट क्यों कर रहे हो? ये बताओ दिक्कत क्या आ रही थी, ये बताओ और क्या क्या कमी थी, कहाँ सुधार कर सकते थे। तो इसका मतलब है कि जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो नेगेटिव तो होगी, उसमें होंगे पॉइंटर्स, उसमें होंगे पैराग्राफ, उसमें होंगे कंप्लेन्स, उसमें होंगे सारी ऑब्जर्वेशन कि हमें लग रहा था, हमें एज एन ऑडिटर हमें लग रहा था कि एक स्कीम पे पैसा खर्च होना, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान पे अगर मान लो एक्स लाख करोड़ खर्च हुआ है, ओके ठीक है फाइन, हम कहना चाह रहे थे एक्स लाख नहीं, वाई लाख करोड़ हो जाए, तो सरकार बोलेगी तुम्हें पता है किया हमने है, हमने ओपन डेफिकेशन फ्री किया है इंडिया को, ऐसा क्लेम करते हैं हम। तो अब ऑडिटर को ये नहीं पता चल सकता है कि जमीनी हालात क्या थे और क्या एक्चुअल में क्या है। दूसरी बात, जो रिपोर्ट है वो भली तो नहीं होने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट फिर वो है ही क्यों? फिर भली रिपोर्ट से क्या करोगे? क्या मैं क्या करूंगा अगर आपके नंबर आ रहे हैं 180, 150 नंबर आ रहे हैं प्रीलिम्स में, मुझे उससे क्या हो जाएगा? मुझे तब मुझे इफेक्ट पड़ेगा कि अगर आपके नंबर 60, 70, 80 रह रहे हैं, तो तब मैं आपको हेल्प करूंगा ना। मुझे आपके अच्छे नंबरों से मेरे लिए कुछ वो नहीं है कि आप तो अच्छा कर ही ले रहे हो, अब आप मेंस तैयारी करो, आगे बढ़ जाओ। मुझे जरूरत है अगर बच्चे वहां पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनसे पहले बात करूंगा, मैं नेगेटिव चीज पहले ढूंढूंगा कि बताओ कौन अंडर परफॉर्मर है, कौन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे हो, आओ बैठते हैं बात करते हैं। क्या ऐसा हो रहा है कि तुम पेपर को एंड से शुरू कर रहे हो? क्या ऐसा हो रहा है कि तुम पेपर को कर तो रहे हो सॉल्व, पर तुम जो है बबल बाद में मार्क करते हो, जो भी करते हो वहां डिस्कस करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो चीज इंप्रूव करने वाली जगह है। यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग बाय बीइंग परफेक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन मेक इज अ मिस्टेक। सबसे अच्छी चीज आप मिस्टेक ही कर सकते हो, परफेक्ट हो गया आप क्या ही हासिल कर ले जाओगे? फिर तो आप परफेक्ट ही हो, लो इंप्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं है वहां पे, कैसे इंप्रूव करोगे खुद को? और है ही नहीं कोई जगह और इंप्रूव करने के लिए, परफेक्ट हो ना अब तो उसके लिए फिर यहाँ पे फिर रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे ऑडिट हमेशा ही रिकॉग्नाइज नहीं करता है प्रैक्टिकल कॉन्स्ट्रेंट्स अगर कुछ होते हैं। अब स्वच्छ भारत मिशन में कितने सारे देश भर में टॉयलेट लगाए गए, कितने सारे नारे लगाए गए, रैली कराई गई, कैंपेन चलाए गए, सब कुछ कराए गए, वो उन्हें प्रैक्टिकल, उन्हें जमीनी हालात नहीं पता है रिपोर्ट को। रिपोर्ट कहेगी रिपोर्ट माने ये, इसके अलावा इसकी वजह से तो हमें लग रहा है कि पैसा ज्यादा खर्च हुआ है, तो वहां पे क्वेश्चन है अंडर विच द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज काम करती हैं, जिस जो प्रैक्टिकल हालात होते हैं, प्रैक्टिकल जो बंदिशें लगी होती हैं, पाबंदियां होती हैं, यहाँ पे कैसी कैसी एरर्स अराइजिंग आउट ऑफ बोनाफाइड इंटेंशन या ऑब्वियसली मेलाफाइड भी, दोनों चीजें ना। देखो ये देखो, बोनाफाइड तो अच्छा होता है, मेलाफाइड होता है जिसमें आपके अंदर कुछ बुराई हो। तो बोनाफाइड इंटेंशन भी होते हैं, अच्छे इंटेंशन भी होते हैं और कुछ खराब इंटेंशन भी होते हैं, दोनों चीजें होती हैं। हम कह रहे हैं कि कभी कभी इस वजह से एरर आ सकता है, ठीक है। दूसरी बात, जो सरकारी एजेंसियां होती हैं दे आर हैंडीकैप्ड बाय अननोन या अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स। अभी हम टनल बना रहे थे उत्तराखंड में, लोग क्या हो गया था, कैसे कैसे हमने जान बचाई है मजदूरों की, हमें ही पता है। अब इसमें अगर खर्चा हुआ है तो ऑडिट रिपोर्ट में जाना चाहिए कि हम वो डिपार्टमेंट का खर्चा था, डिपार्टमेंट ने कर दिया खर्चा, ये थोड़ी बताया जाएगा। ये बताया जाएगा कि अरे जान बचाई है 40 लोगों की,
वो इंपॉर्टेंट है। तो ये इशू है, ठीक है, ओके फाइन, आगे बताओ। जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, दे आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंटेड इन अ सफिशिएंटली कंस्ट्रक्टिव मैनर। तारीफ तो नहीं करते हैं, अप्रिशिएट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वी डोंट अप्रिशिएट व्हाट यू डू। हम सफिशिएंटली आपको कंस्ट्रक्टिव मैनर में क्रिटिसिज्म नहीं देंगे, हम क्रिटिसिज्म देंगे बहुत ही रूड, बहुत ही प्लेन, बहुत ही फोकस्ड, बस। इसकी वजह से क्या है, एज दे ऑफन डू नॉट डेल्व इनटू द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम एंड हाउ टू एड्रेस देम ना, इसे नहीं मतलब है। प्रॉब्लम हुई नहीं हुई, कैसे सॉल्व किया, आई डोंट नो। हम ऑडिट रिपोर्ट है, हम ऑडिटर हैं, हम जानते हैं कि ऑडिट कैसे करना होता है, हम खाली ऑडिट करेंगे। और ऑडिट जब भी रिपोर्ट होती है, वो कभी ऐसे नहीं कहती है कि किया तो बढ़िया उस बार, अगली बार और अच्छा करना, ये नहीं कहेगी। सीएजी कहेगी, सीएजी रिपोर्ट ऐसा क्यों कहेगी, सीएजी रिपोर्ट कहेगी कि अरे भैया कहाँ इतना पैसा लेके जा रहे हो, थोड़ा यहाँ बता जाओ, रसीद दे जाओ इसकी पैसे की, देख लें कहाँ खर्चा करके आए हो। ये वो बात करते हैं। यहाँ पे जो ऑडिट होता है, इट डज नॉट गिव ड्यू क्रेडिट फॉर गुड परफॉर्मेंस। सरकार से तो कहती नहीं कभी सीएजी की शाबाश बहुत बढ़िया काम किया, मजा आ गया, आहा क्या अच्छा, क्या सही स्कीम है, क्या पैसा खर्च किया देश का। सरकार से कभी नहीं कहती सीएजी। सरकार से सीएजी कहती है कि इतना, अरे इतना इतना पैसा खर्च कर रहे हो तुम, ये कहती है सीएजी सरकार से, ठीक है। अब रिलेशनशिप जो होती है बिटवीन द ऑडिटर एंड ऑडिटी, जो ऑडिट कर रहा है, जिसका ऑडिट हो रहा है, वो क्या दोस्त होंगे, नहीं, दे आर नॉट ऑलवेज हार्मोनियस। दोस्ती नहीं है, मानते ही नहीं, आंखों में आंखें मिला के बात नहीं करते, नहीं करेंगे बात। तो बात कैसे हो रही है, जनरल इंटरेक्शन होता है, कन्फाइंड मेनली टू द लोअर लेवल्स के। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से रिपोर्ट जानी थी सीएजी साहब के जॉइंट सेक्रेटरी को, तो इन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपने किसी एक जूनियर आईएएस ऑफिसर को बोला, एक काम करो तुम रिपोर्ट लेके चले जाना, मैं नहीं जा रहा वहाँ, और मुझे पता है वो क्या होने वाला है। तो अब कोई इंटरेक्शन होगा तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आप अगर यूपी में एजुकेशन के आप अगर सेक्रेटरी हो, तो आप भेजोगे अपने किसी जूनियर अंडर सेक्रेटरी को, जूनियर किसी सेकी को, आप बोलोगे एक काम करो रिपोर्ट लेके चले जाना दिल्ली, और दिल्ली जाके सीएजी के अंडर सेक्रेटरी को दे देना, तुम्हें जरूरत नहीं, ज़्यादा उनसे बात होती नहीं, वापस आ जाना, काम करो अपना। ये ऐसे होता है। तो इसकी वजह से क्या है कि इट इज़ व्यूड एज अ सिस्टम फॉर पुलिसिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि सरकारी संस्थानों को ही पुलिस किया जा रहा है और चाबुक चलाया जा रहा है, हाँका जा रहा है उनको सही तरीके से। पुअर रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल ऑडिट, क्या होता है इससे कि अगर वही जो अब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनका रिस्पॉन्स ही इतना एकदम डेड रिस्पॉन्स है, एकदम मरी हुई रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि अरे क्या जाओगे रिपोर्ट दे आओ जाओ। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इट इज बॉर्डर लाइन इनडिफरेंस, मतलब इनडिफरेंट है, हो रिपोर्ट हो ऑडिट हो जो हो देख लिया, मुझे पता है क्या वो क्या बोलने वाले हैं, आई नो, ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। हाँ उन्हें मालूम है कि क्या लिखने वाले हैं, वो कितना भी अच्छा काम कर लूँ वो वही लिखेंगे जो उन्हें लिखना होता है, कि लो इतना पैसा लगा दिया, या इतना पैसा नहीं लगाया है, एलोकेट होकर रखा था, क्यों नहीं लगा रहे हो पैसा, लो लो। अब जो ऑडिट कमेटी होती है, एक ऑडिट कमेटी बनाई जाती है, ऑडिट कमेटी में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑडिट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, मतलब सरकारी संस्थानों के कुछ मेंबर्स भी हैं उसमें, जैसे देश का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है फाइनेंस अपनी मिनिस्ट्री में, अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास सोचो बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा देश का, मतलब उन्हें बहुत सारे फाइनेंस सेक्रेटरी भी है उसमें इन्वॉल्व, उसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी भी है, उसमें अंडर सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है। तो जब इस डिपार्टमेंट की एनालिसिस होगी, अकाउंटिंग होगी, ऑडिटिंग होगी, तब इसमें ऑडिट के डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे, और इसमें होंगे सरकारी उसी डिपार्टमेंट के अपने लोग भी। तो उसकी बनी ऑडिट कमेटी, उसको बोल दिया गया कि ऑडिट कमेटी है जिसमें सीएजी के दफ्तर के यहाँ से 3 लोग आए हैं और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में बैठे हैं 5 लोग, तो ये 5 और 3 8, ये मिलके बना रहे हैं अपनी ऑडिट कमेटी। अब ये ऑडिट कमेटी बनाई भी गई है, इनका काम भी हुआ है टू रिव्यू द डिपार्टमेंटल एक्शन टेकन ऑन इंस्पेक्शन रिपोर्ट रिकमेंडेशन, पर हुआ क्या है, जो इनकी फंक्शनिंग है वो अच्छी नहीं है ऑडिट कमेटी की। पता है कैसी रिपोर्ट बनने वाली है, पता है क्या क्या हम कहाँ कहाँ गफलत कर गए, कहाँ कहाँ हम जो है एक मिस स्टेप उठा लिया हमने, गलत जगह पहुंच गए, हम नहीं जाना चाहिए था चले गए हम, वो सब कर गए। तो यानी कि ऑडिट कमेटी की जो अपनी फंक्शनिंग है, सब कुछ बनने करने के बाद भी, एक्शन टेकन रिपोर्ट पूछने के बाद भी, इंस्पेक्शन के बाद भी, इनकी फंक्शनिंग इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अच्छी नहीं जा रही है इनकी, काम बढ़िया नहीं चल रहा है, ठीक है। बाकी बताओ आगे। पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्म्ड मीडिया कवरेज होती नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट आप कितनी बार देखते हो सोशल मीडिया में, कहाँ आती है बताना मुझे, कहीं नहीं आती। खाली आप और हम पढ़ते हैं अखबार में क्योंकि हमारे लिए जरूरी है, वो मेंस में आंसर लिखना है हमें, यही तो हमारा मकसद है। बाकी बताना मुझे एक नॉर्मल सिटीजन को सीएजी की रिपोर्ट का कितना महत्व पता है, एक नॉर्मल सिटीजन को। अरे आप सीएजी को छोड़ो,
आप में से कितनों को पता है कि जो अभी एनिमल मूवी आई है, ये सब आई है, इसमें जो आप जब मूवी देखने जाते हो सबसे पहले सेंसर बोर्ड का एक एक सर्टिफिकेशन लगा होता है। उसमें जो ऐसे वर्ड, यू या वा या ए, इनके मतलब क्या है? जरा मुझे ये बता देना, कितनों को ये पता है? लोगों को नॉलेज है? लोग अवेयर हैं इन चीजों से कि ये सब क्या होते हैं? फिल्म सर्टिफिकेशन, फिल्म सेंसर जो होता है, इसमें इसका रोल क्या होता है? सेंसर बोर्ड बना कैसे है? कौन काम करता है? किसको पता है इंडियन ट्रेड सर्विस क्या करती है? किसको पता है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस क्या करती है? लोगों को नॉलेज ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। तो वही चीज यहां भी हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है कि लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड मीडिया कवरेज है। मीडिया कवरेज होती नहीं है सीएजी रिपोर्ट की, और इसकी वजह से द एक्सटेंट ऑफ पब्लिक इंटरफेस जो है बिटवीन द ऑडिटर्स एंड द सिविल सोसाइटी इज वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर। नॉलेज नहीं है, पर अरे नहीं मालूम। कितनों ने आरटीआई डाली होगी एप्लीकेशन? कितनों ने अभी तक बोला होगा कि लाओ जरा पूछ ही लें सरकार से क्या होता है आरटीआई? किसी को पता भी नहीं होगा आरटीआई फाइल कैसे करते हैं। ये भी प्रॉब्लम है। नाउ देयर इज एन इनएडिक्वेट सिनर्जी या कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। अगर कोई सरकार की कोई कंपनी है अपनी, उसने कहा है कि मेरा अपना ऑडिट डिपार्टमेंट अपने अंदर ही है, इंटरनल अफेयर्स मेरा अपना है, मैं उसी से ऑडिट करवाता हूँ अपना, और बाहर बैठी है सीएजी, और दोनों में आपस में तनातनी रहती है। इंटरनल ऑडिट वाले कहते हैं नहीं नहीं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सीएजी कहता है लाओ दिखाओ कितना अच्छा कर रहे हो, वो कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं दिखा रहे, हम अच्छा कर रहे हैं हमें पता है बस। तो ऐसे कैसे पता करो, ऐसे कैसे अच्छा कर रहे हो, हमें पहले दिखाओ तो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो चीज़। और दे भी रहे हैं तो रिपोर्ट मैच नहीं हो रही है, लो ये प्रॉब्लम आ गई। एक्सटर्नल ऑडिट does not provide audit assurance on the fair presentation of financial statements। कि अगर सरकार का कोई फाइनेंशियल बुक्स हैं, फाइनेंशियल उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल सारी उसमें एंट्रीज हो रखी हैं, तो उसमें कोई ऑडिट एश्योरेंस नहीं है कि हाँ सही तरीके से सरकार की उसमें बात रखी गई है इन अकॉर्डेंस विद स्टेटेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। कि जिस तरीके से वो पॉलिसी में लिखा गया था कि उस तरीके से क्या उसकी बुक्स उसकी मैनेज हो रखी है सरकार की कि नहीं हो रखी है। रेयरली रेयरली एनी ऑडिट ऑफ ग्रांट्स एंड लोन्स टू एनजीओज, इनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्या ही इनकी बात हो जाएगी। ये इनका एडिटोरियल आया था, जो हमारे सीएजी साहब का एडिटोरियल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, डेटेड 9/11/2023। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर मेंस का क्वेश्चन आया आपको ये एडिटोरियल लिखना पड़ेगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसीज वाइटैलिटी लाइज इन इट्स यूनिक सिनर्जी ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन एंगेजमेंट। बिना सिटीजन एंगेजमेंट के इसके इसके कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं क्यों काम कर रहा हूँ इतना, किसके लिए काम कर रहा हूँ? जनता के पास रिपोर्ट नहीं जाती है तो सरकार करके कर क्या लेगी? अगर पार्लियामेंट के पास चली भी गई रिपोर्ट, कितने एमपी हैं बाहर जाके जो बताते हैं बात कि सीएजी की रिपोर्ट आई है, देखो कितना कितना नुकसान हुआ है, कोई लोग कुछ कह ही नहीं रहा है, कुछ जनता को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर आगे बढ़े हम, ये सारे वो आर्टिकल हमको मिल गए लास्ट 148 से 149, 158, 151, और एक है आर्टिकल 279। ठीक बात है, ओके। सो विद दिस हमारा ये छुटकू सा चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है। चलते हैं एक क्वेश्चन के पास जो हमसे कुछ पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात आप सुनते हो तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स जो है पैक, ये क्या काम करती है? डज इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 25 मेंबर्स, 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा? एम आई राइट? इज दिस स्टेटमेंट राइट? नोप्स, नो पिटी नोप्स, कुछ नहीं। Scrutinizes appropriation and finance accounts of government? Yes, 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 it does. Examines the report of CAG? अरे of course, पूरा चैप्टर ही यही था। Yes, it does. So answer is 2 and 3। इसमें मेंबर कितने होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में? लोकसभा से कितने होते हैं मिनिमम, और राज्यसभा? आंसर में, ठीक है, दोनों के सेम नहीं है। अब लोकसभा से मिनिमम तो इतने होने ही होने चाहिए, कितने होंगे टोटल? और टोटल, चलो टोटल बता दे रहा हूँ या नहीं बता रहा मैं, तुम बताओ, ठीक है। सो विद दैट हमारा यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो रहा है, और इस चैप्टर के बाद हम आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर में। टिल देन कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।